स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। क्या किया था भाई लास्ट क्लास में? कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बातें कर रहे थे हम लोग। उसके कुछ और भी क्वेश्चंस मैं डीपीपी में डालूंगा और उसको वहीं पर भी डिस्कस करेंगे। और डीपीपी के सोल्यूशन जरूर देखा करो, मतलब कर तो लोगे ही तुम, बहुत मुश्किल डीपीपीज नहीं है, लेकिन उनके सोल्यूशंस को एक बार जरूर फटाफट फॉरवर्ड करके देखा करो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो भी क्लास में किया जाता है उसका पूरा रिवीजन मिल जाता है। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट में जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो आप जब डीपीपी का सोल्यूशन देखेंगे तो मैं वहां पर थोड़ा कोशिश करता हूं कि कुछ बेसिक्स पुराने जो हमने किए हैं उसको भी लिया जाए, ताकि थोड़ा सा जिसको नहीं समझ में आया है वो वहां पर भी समझ सकता। अदरवाइज सॉल्व करना है डीपीपी सॉल्यूशंस के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हमें क्लास का दोबारा मिल जाए, तो वो डीपीपी के थ्रू मिल सकता है आपको बहुत आसानी से। और जरूरी है कि भाई क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं उनको खुद से अटेम्प्ट किया जाए, उनके आंसर्स पहले निकाले जाएं और उसके बाद ऑप्शंस को चेक किया जाए। कुछ ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, कहीं एनए लगाता हूं मैं, कहीं एनए नहीं लगाता हूं। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ढीलापन है वो एनए की जगह आंसर बिना एनए वाला टिक कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करते हैं, है ना। अच्छा, अब इसमें क्योंकि तुमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाली बात की है, हम उसके ऊपर और भी कुछ सवाल कर लेंगे। अभी एक बात और थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, जिसमें देखो अभी फिर वही है, हमने किसी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया अभी, समझ लो बात। कोई रिएक्शन हो रही है, हमने उसकी कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं की है कि सर ऐसा है प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्टेंट कितना बचेगा, इस बारे में तो अभी कोई बात हुई नहीं है, जबकि चैप्टर तो इसी से रिलेटेड है। हाँ बात सही है, लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था जब हम पहली क्लास कर रहे थे कि इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं, अभी एक दो टर्म्स बचे हैं जिनको अगर डिस्कस कर लिया जाए तो अब कम से कम किसी भी सवाल में जब आप एनालिसिस करेंगे क्वांटिटेटिव, तो कुछ ऐसा टर्म नहीं आएगा जो हम पहचान ना पाए। अब उसने बोल दिया कि भाई परसेंटेज दे रखी है, कॉम्पोजिशन दे रखा है, या इसकी इस कंपाउंड के अंदर इस एलिमेंट की इतनी परसेंटेज है, या इस कंपाउंड के अंदर इस एलिमेंट का वेट निकालो। तो अब क्योंकि ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एएमयू क्या मतलब होता है, ग्राम से क्या मतलब होता है, मोल से क्या मतलब होता है, अवोगाड्रो लॉ क्या है, एसटीपी पर वॉल्यूम का क्या लेना देना है, अब क्योंकि ये वो टर्म्स हमें पता चल गए, तो जब सवाल आएंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ठीक है ये वही सारे टर्म्स हैं, अब हमें सीधे क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मोल कॉन्सेप्ट है क्या और वो करा कैसे जाता है उसको सीखना। मैं एक टर्म और है वो जो फटाफट उसको भी डिस्कस करता हूं, फिर हम एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट पे स्विच करेंगे। वो टर्म है डेंसिटी से रिलेटेड। हम कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बड़े बेसिक है, और तुम ये भी समझ सकते हो कि सर ये क्या बड़ा आसान सा है। डेंसिटी तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम के रेशो को कहा जाता है। आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप उसका मास और उसका वॉल्यूम दे दें तो मैं उसकी डेंसिटी निकाल दूंगा। हाँ बात तो सही है, बड़ा आसान है, लेकिन मैं यहां पर एक टर्म और ऐड कर रहा हूं। ये जो डेंसिटी है ये दो तरह से डिफाइन कर रहा हूं। एक डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी बोली जाएगी और एक डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी बोली जाएगी। यानी ये जो एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये वो है जो आपने बचपन से पढ़ा है कि सर ऐसा है, हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, मास दे रखा है, उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम भी दे रखा है, मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी। और ये एब्सोल्यूट डेंसिटी हर मैटर के लिए एप्लीकेबल, चाहे आप सॉलिड ले लें, चाहे आप लिक्विड ले लें, चाहे आप गैस ले लें, किसी भी चीज की डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो जिस चीज के बारे में बात चल रही है उस चीज का मास और उस चीज का वॉल्यूम अगर पता चल जाए तो आप डिवाइड करके डेंसिटी निकाल सकते हैं। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इस सब्सटेंस या इस डेंसिटी की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं इसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। मेरा मानना यह है क्योंकि ऊपर मास होना चाहिए और नीचे वॉल्यूम होना चाहिए, तो मास की यूनिट वॉल्यूम की यूनिट को तो कैंसिल कर नहीं सकती। तो इसका मतलब ये होगा ऊपर मास की यूनिट होगी, नीचे वॉल्यूम की यूनिट होगी, चाहे वो ग्राम पर एमएल हो, चाहे ग्राम पर लीटर हो, किसी भी फॉर्म में वो कोई ना कोई यूनिट मास और वॉल्यूम की बचेगी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी के पास एक यूनिट जरूर होगी। अच्छा, अब क्योंकि एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में एक बात बोल देते हैं कि सर ऐसा है, कोई भी मैटर ले लीजिए, मास और वॉल्यूम दीजिए, डिवाइड करके डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहां पर एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि तुम बड़े बच्चे हो, तुम्हें इस बात का आइडिया है भी, थोड़ा सा तुमने इस बारे में थोड़ा पहले भी सुना है कि गैसेस के लिए डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मैं मना नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, डेंसिटी इज ऑलवेज मास बाय वॉल्यूम।
लेकिन गैसेस के लिए मैं यहां पर एक बात ऐड करना चाह रहा हूं, मैं उसका यूज अभी रिलेटिव डेंसिटी के अंदर भी करूंगा। गैसेस के लिए डेंसिटी जब मास बाय वॉल्यूम से निकाली जाती तो आप उस गैस की डेंसिटी किसी और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो जो किसी भी आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करती, एम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हम सब ये जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक आइडियल गैस के स्टेट वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर रही, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, उसके मोल्स को वो आपस में लिंक कर रही है। और ये आइडियल गैस इक्वेशन हमने पहले भी सुनी हुई। मैं सिर्फ गैसेस की बात कर रहा हूं, और मैं ये मना नहीं कर रहा कि गैस की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से नहीं निकलती, हर मैटर की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से निकलती है, लेकिन गैसेस के लिए यही मास बाय वॉल्यूम कुछ और भी रिप्रेजेंट करता है। ये बताना चाह रहा हूं। क्या आप अगर ध्यान से देखें तो मैं पीवी को ऐसे ही छोड़ देता हूं और मोल्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं इनको लिख सकता हूं गैस का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। मेरे ख्याल से अब यहां तक तुम लोग समझ सकते हो, मोल्स को गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यानी मैंने यहां पर सिर्फ एक चेंज किया है, मैंने गैस के मोल्स को W/m से रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि तुम कह रहे थे सर एब्सोल्यूट डेंसिटी तो हमेशा मास बाय वॉल्यूम से निकाली जाती, अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी हमेशा मास बाय वॉल्यूम से निकाली जाएगी तो ऐसे में मैं मास बाय वॉल्यूम यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं। और मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, जो भी वेट आपने दे रखा है W गैस का और जो भी उसका वॉल्यूम है V, अगर मैं उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो मुझे गैस की डेंसिटी मिल जाएगी। तुम सबको ये बात पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप इस पेन के लिए नहीं लगा सकते, पीवी एनआरटी तो आप आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी गैस की जो डेंसिटी हो वो मास बाय वॉल्यूम से निकाली जाएगी, और अगर वो मास बाय वॉल्यूम से निकाली जाएगी तो मास बाय वॉल्यूम किसी गैस के लिए इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि जब आप W/V निकालें तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू PM/RT आ रही है। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी मैटर की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से निकाली जाती, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड। लेकिन गैसेस के लिए वही मास बाय वॉल्यूम PM/RT से भी डिफाइन किया जाता। आप थोड़ा सा अगर अकल लगाएं तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि गैस का प्रेशर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, गैस का जो प्रेशर अगर वो बढ़े, थोड़ा सा अकल लगाते हैं, अगर गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास आने लगेंगे, यानी उस सिस्टम की डेंसिटी इंक्रीज करने लगेगी। यानी गैस की डेंसिटी प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अच्छा, गैस का टेम्परेचर के बारे में बात करें, अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, अगर वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी कहा यह जा रहा है कि गैस की जो डेंसिटी है, जिसको मास बाय वॉल्यूम, देखो हमने कोई चेंज नहीं किया, दिस इज मास, ये वही है जो हमने पहले लिखा था, एंड दिस इज वॉल्यूम। और ये बात हो चुकी है हमारी, चाहे कोई भी मैटर हो मास बाय वॉल्यूम से ही डेंसिटी कैलकुलेट होगी। गैस के लिए मास बाय वॉल्यूम PM/RT से डिफाइन किया जाता है। यानी किसी भी गैस की डेंसिटी को आप PM/RT से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको गैस का प्रेशर पता हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो, उसका टेम्परेचर पता हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में आपको आइडिया हो, हालांकि ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें कम से कम ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी गैस की डेंसिटी को PM/RT से डिफाइन किया जाता है। और ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं आप मास बाय वॉल्यूम ही कर रहे हैं, लेकिन गैसेस के लिए मास बाय वॉल्यूम PM/RT से डिफाइन किया जाता। यानी पहली बात, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी वो डेंसिटी होगी जो मास और वॉल्यूम के रेशियो से निकाली जाएगी, चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड। गैसेस के लिए यही मास बाय वॉल्यूम PM/RT से भी डिफाइन किया जा सकता है। यानी गैस का प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट अगर मिल जाए तो मैं आसानी से उस गैस की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, एक तरीका। दूसरा, गैस का मास दे दीजिए और गैस का वॉल्यूम, वही मास बाय वॉल्यूम। यानी मैं मास बाय वॉल्यूम को आप प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट से लिंक कर सकता हूं इन केस ऑफ गैसेस। अदरवाइज मास और वॉल्यूम का रेशियो हमेशा डेंसिटी होता है, चाहे कोई भी मैटर। यानी यहां पर एक बात फाइनल होने जा रही है कि किसी भी मैटर की डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से कैलकुलेट की जाएगी। गैसेस के लिए मास बाय वॉल्यूम का दूसरा रूप PM/RT भी होता है। यानी गैस के प्रेशर, मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर को यूज करके भी आप किसी भी गैस की एब्सोल्यूट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर ये तो बहुत पहले, M इज द मॉलिक्यूलर वेट, बेटा इसमें बड़ा क्लियर है, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, M इज द मॉलिक्यूलर वेट, T इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो P इज द प्रेशर ऑफ गैस, M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन वाला,
और R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें ये समझ में भी आ जाएगा। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और अभी इस चैप्टर में तुम मान के चलो कि तुम्हारे पास गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए या न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का कोई एप्लीकेशन नहीं है। अभी हमें कोई जरूरत नहीं है इस बात को याद करने की, लेकिन क्योंकि तुम लोग 12th पास बच्चे हो, तुमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बारे में पहले सुना, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि गैस की एब्सोल्यूट डेंसिटी पीएम बाय आरटी से भी डिफाइन हो सकती। हमारे लिए ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ज्यादा जरूरी है जब हम रिलेटिव डेंसिटी से बात करें। अब मैं इसमें रिलेटिव डेंसिटी डालता हूं। जो रिलेटिव डेंसिटी है, इसकी डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है। आप किसी भी चीज की डेंसिटी को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिलेट करेंगे तो वो रिलेटिव डेंसिटी बन जाएगी। यानी एक चीज क्लियर है, एक की डेंसिटी को दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेट करने जा रहे हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एक यूनिट लेस नंबर निकल के आएगा, क्योंकि ऊपर भी एक डेंसिटी होगी और नीचे भी एक डेंसिटी होगी। डेंसिटी के ऊपर भी एक यूनिट होगी, डेंसिटी के नीचे भी एक यूनिट होगी, और वो दोनों यूनिट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और कैंसिल करने के बाद एक नंबर निकल के आएगा जिसको आप रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। कितने तरह की रिलेटिव डेंसिटीज हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। जिसमें पहली रिलेटिव डेंसिटी आने जा रही है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और इसको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी हमारी, वो होगी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को। अभी ऑब्वियस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी है तो किसी के रेस्पेक्ट में तो डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। यानी किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी को वाटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जा रहा है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अच्छी बात यह है, और बड़े मजेदार बात यह है, कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 1 ग्राम पर एमएल होती। यानी क्या मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से रिलेट करने जा रहे हैं 4 डिग्री पर, और पानी की डेंसिटी 1 है। यानी आप डिवाइड किससे करेंगे? 1 से। अरे भाई, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, बात तो सही है। अब किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज में फर्क पड़ता है, एंड दैट इज यूनिट। ऊपर यूनिट आएगी डेंसिटी की, नीचे यूनिट आएगी पानी की डेंसिटी की। दोनों डेंसिटीज की यूनिट आपस में कैंसिल होंगी, और कैंसिल होने के बाद एक यूनिट लेस नंबर बनने वाला। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस नंबर है। न्यूमेरिकली वो वही होती है जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती। समझो भाई, ऊपर तो एब्सोल्यूट डेंसिटी आ रही और नीचे वाटर की डेंसिटी आ रही। 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट कैंसिल हो जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो इनडायरेक्टली आपको उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी गिवन है। यानी किसी चीज की अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी गिवन है तो इनडायरेक्टली आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। क्यों? क्योंकि आप यूनिट हटा दीजिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी, यूनिट लगा दीजिए तो एब्सोल्यूट डेंसिटी बन जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.8, तो आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है? आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, हमें तो पता नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.8, दैट मींस आपने उस सॉल्यूशन की, जिस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन, आपने इनडायरेक्टली आपने उस सॉल्यूशन की मुझे डेंसिटी प्रोवाइड की। यानी अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करके जो डेंसिटी बनेगी वो 1.8 ग्राम पर एमएल बनेगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है, अभी हमने देखा था, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पर एमएल कंसीडर की गई। और अगर पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पर एमएल है तो ऊपर वाले नंबर को 1 से डिवाइड करने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट कैंसिल हो जाएगी। यानी इससे भी एक बात पता चल रही है कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो यहां पर यूनिट लगा दीजिए तो आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी मिल जाएगी। अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी गिवन है और यूनिट हटा दीजिए तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। यानी अल्टीमेटली रिलेशन क्या है? न्यूमेरिकली दे बोथ आर सेम, द डिफरेंस इज ओनली यूनिट। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, 1.8 1.8, लेकिन अगर आपने ग्राम पर एमएल लगाया तो वो उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी, और अगर आपने ग्राम पर एमएल नहीं लगाया तो वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका भी बहुत ज्यादा यूज हम कंसंट्रेशन टर्म्स में करेंगे जब हम मोलालिटीज को रिलेट करेंगे आपस में, तब इस सॉल्यूशंस या उन जगहों पर इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का बहुत ज्यादा यूज किया जाए। तुम्हारे लिए जरूरी सिर्फ इतना है कि सर एक नाम बता दीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते किसे, ताकि हम बात समझ जाएं। बड़ा सीधी सी बात है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनडायरेक्टली डेंसिटी देने के लिए ही दी जाती है, बस इतना समझ लो तुम। हाँ, हमें ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी है जो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन की गई है? वो डिफाइन की गई है वाटर के रेस्पेक्ट में, एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। मैं कहने को इसको दूसरी तरह की रिलेटिव डेंसिटी बोलने जा रहा हूं, लेकिन इसको तुम अपने समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर एक बात बोलने जा रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ
अ गैस विद रेस्पेक्ट, गैस 1 ले लेते हैं, ऑफ गैस 1 विद रेस्पेक्ट टू गैस 2, इसका क्या मतलब? देखो फिर वही है सर, क्योंकि आप रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं गैस 1 गैस 2 के, तो इसका मतलब ये हुआ दिस शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1, डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2। यानी गैस 1 की डेंसिटी को अगर गैस 2 की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको एक रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी एक गैस की दूसरे गैस के रेस्पेक्ट। तो सर इसमें तो कुछ नई बात नहीं है। हाँ नई बात नहीं, लेकिन मैं यहां पर पीएम बाय आरटी का एक इस्तेमाल करके दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें। क्या क्या सब लोग ये जानते हैं कि गैस की डेंसिटी पीएम बाय आरटी से निकाली जाती है? अभी हमने डिफाइन की थी। और वो जो पीएम बाय आरटी से हम डिफाइन कर रहे हैं, उस पीएम बाय आरटी को अगर ध्यान से देखें तो उस केस में पहली गैस की जो डेंसिटी बनेगी वो बनेगी P1 M1 बाय RT1। समझना सब लोग। भाई मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जो पहली वाली गैस है उसका प्रेशर P1 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है और उसका टेम्परेचर T1 है। जो मेरी दूसरी वाली गैस है उसके बारे में भी बिल्कुल यूनिक से उसके स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। उसका प्रेशर P2 है, मॉलिक्यूलर वेट M2 है और R क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, और उसका टेम्परेचर T2 है। वो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ गैस 1 की डेंसिटी को अगर आप गैस 2 की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रिलेटिव डेंसिटी मिलेगी गैस 1 की विद रिस्पेक्ट टू गैस 2। हमने कहा बिल्कुल सही। अब उसने ये भी बताया कि सर अगर इन दोनों गैसेस के प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस मॉलिक्यूलर वेट्स कंडीशंस ये डिफरेंट है तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा बड़ा आसान है, मैंने गैस की डेंसिटी पीएम बाय आरटी से सीखी है, तो मैं सबसे पहले पीएम बाय आरटी ऊपर वाली गैस के लिए यूज करूंगा और फिर नीचे पीएम बाय आरटी यूज करूंगा। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट की हम लोग बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं, ये इस चीज का जरा ध्यान देना। ये सिर्फ तभी होगा जब हम M1 बाय M2 की बात अभी करेंगे, ये सिर्फ तभी होगा जब गैसेस की कंडीशन सेम। तुम देखो अभी तुम्हारे सामने आता है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, गैस 1 की डेंसिटी डिवाइडेड बाय गैस 2 की डेंसिटी, जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? R तो देखो कैंसिल हो रहा है। R कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? P1 M1 T2 डिवाइडेड बाय P2 M2 T1। फाइनली आप यहां तक पहुंचेंगे। हाँ अब सही है, आप मुझे गैस 1 का प्रेशर बताइए, गैस 1 का टेम्परेचर बताइए, गैस 2 का प्रेशर बताइए, गैस 2 का टेम्परेचर बताइए, गैस 1 का मॉलिक्यूलर वेट दोनों गैसेस का बताइए। मैं सीधे यहां पर पुट करके आसानी से सॉल्व कर लूं, बिल्कुल आसान। आप दोनों की डेंसिटी निकाल सकते हैं। एंड दिस इज जनरल, ये जो तुम्हें बताया जा रहा है दिस इज जनरल फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का। किसी एक गैस के लिए अगर आप दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक जनरल फॉर्मूला है P1 M1 T2 अपॉन P2 M2 T1, बात खत्म। हाँ लेकिन हमारी बुक में तो सर हमने ये कहीं देखा ही नहीं। हमारी बुक में तो सीधे सीधे लिखा जाता है गैस 1 की डेंसिटी डिवाइडेड बाय गैस 2 की डेंसिटी इज इक्वल टू M1 बाय M2। ये तो हमने पढ़ा है M1 बाय M2। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन उसमें तुम कंडीशन भी तो लगाओगे। M1 बाय M2 तो तब निकल के आएगा ना यार जब P1 P2 वगैरह सब कैंसिल होंगे। आप ध्यान से देखिए जरा, ये तभी तो निकल के आएगा जब आप P1 को P2 से कैंसिल करेंगे, जब T1 को T2 से कैंसिल करेंगे तभी तो सिर्फ M1 बाय M2 आएगा। क्या जरूरी है सवाल में गैसेस के प्रेशर्स और टेम्परेचर सेम हो? नहीं सर, ये तो जनरल। अब देखो फिर वही वाली बात आ रही है, एक डिफरेंस आ रहा है जो हमें यहां पर सीखना है, जो जनरली बच्चे गलत सीखते हैं। क्या? किसी भी गैस की डेंसिटी को दूसरे गैस की डेंसिटी से रिलेट करते हैं तो सीधे सिर्फ M1 बाय M2 लिख के चले आते, क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला रटा हुआ। जो समझदार बच्चे होते हैं वो कहते हैं M1 बाय M2 कोई ना कुछ होता है यार, गैस की डेंसिटीज को रिलेट करने जा रहे हैं सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट। क्या गैस का प्रेशर डेंसिटी को गवर्न नहीं करता? क्या गैस का टेम्परेचर डेंसिटी को गवर्न नहीं करता? तो इसका मतलब ये हुआ प्रेशर का भी टर्म आना चाहिए और टेम्परेचर का भी टर्म आना चाहिए। हाँ मॉलिक्यूलर वेट का भी टर्म आना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के ज्यादा होने से गैस की डेंसिटी बढ़ेगी। वो कह रहा है कि एक जनरल एक्सप्रेशन तो ये है सर। हाँ अब अगर आप ये कहते हैं कि गैसेस की कंडीशन सिमिलर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप ये कहते हैं कि गैसेस की कंडीशन सिमिलर नहीं है तो फिर आप मुझे गैसेस की कंडीशन दीजिए तो ये बात बनेगी। और गैसेस की कंडीशंस में आपको पकड़ा दूंगा, प्रेशर दे दूंगा, टेम्परेचर दे दूंगा, दोनों गैसेस के आप मॉलिक्यूलर वेट्स को पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2। हां यहां पर ये जनरल, यहां पर एक कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ द कंडीशंस of pressure and temperature for both the gases are same, then तब क्या होगा भाई? अगर दोनों गैसेस के प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम होंगे तो क्या बचेगा? यानी P1 P2 से उड़ जाएगा, T1 T2 से उड़ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचने वाला है? M1 बाय M2।
यानी अल्टीमेटली M1 बाय M2 वाला जो फॉर्मूला तुमने कहीं किताबों में पढ़ा है वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा गैस 1 की डेंसिटी डिवाइडेड बाय गैस 2 की डेंसिटी इज इक्वल टू M1 बाय M2। ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों गैसेस सिमिलर प्रेशर टेंपरेचर कंडीशंस पर होंगी। अगर दोनों गैसेस सिमिलर प्रेशर टेंपरेचर कंडीशंस पर नहीं है तो आपको P1 M1 T2 डिवाइडेड बाय P2 M2 T1 से ही आंसर निकालना पड़ेगा। कितना अच्छा जेई में एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया जाए। क्या दो गैसेस हैं और उन दोनों गैसेस की रिलेटिव डेंसिटी, एक गैस की डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा M1 बाय M2 होती। ट्रू एंड फॉल्स। ज्यादातर बच्चे लिख के आते हैं कि सर बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है किताब में लिखा था M1 बाय M2 ही होना चाहिए आंसर हमेशा, जबकि ये गलत। ये सिर्फ तभी सही हो सकता है जब दोनों गैसेस की कंडीशंस प्रेशर टेंपरेचर की सिमिलर। अब इसमें मुझे जो एक सवाल देने वाले के ऊपर एक हैरानी होती है, मैंने देखा है कई बार वो कंडीशंस देता ही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं देता, फिर भी कहता है फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस गैस विद रिस्पेक्ट टू दिस गैस। अब देखो हम इतने अक्लमंद हैं कि अगर उसने हमें कोई कंडीशंस नहीं दी हैं प्रेशर और टेंपरेचर की, तो हम यह अज्यूम कर लेंगे कि इन दोनों की कंडीशन सिमिलर हैं और तब मैं M1 बाय M2 का फॉर्मूला यूज करके किसी एक गैस की डेंसिटी को दूसरे के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लूंगा। हां, अगर वो कंडीशन दे देता है तो P1 M1 T2 बाय P2 M2 T1 लगाकर अपना काम चला लेंगे, और अगर वो कंडीशन के बारे में बता देता है कि कंडीशन सिमिलर है तो फिर बात खत्म हो गई। तो आप सीधे सीधे M1 बाय M2 से एक गैस की डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव जल्दी से आप समझ के देखना भाई, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ मुझे। मैं यहां पर छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं, बल्कि यहां पर एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। और यहां पर एक छोटा सा सवाल डाल लेते हैं, फाइंड आउट, ताकि इस बात का एक छोटा सा हमारा रिवीजन हो जाए। फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 विद रेस्पेक्ट टू मीथेन। बड़ा छोटा सा ऑब्जेक्टिव, 1 सेकंड का, फटाक से आंसर निकालो भाई। अब तुम बताओ सर ये क्या बात होती है, आपने ये तो बताया ही नहीं है कि कंडीशन सिमिलर है कि नहीं। तो मैंने अभी बताया तो था तुम्हें कि अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताता हूं कि कंडीशन सिमिलर है कि नहीं, तो आप ये अज्यूम कर लीजिएगा कि कंडीशन सिमिलर है। भाई दो तरीके हैं, या तो आप सवाल छोड़ के चले आइए कि सर आपने सवाल पूरा नहीं दिया, लेकिन वो तो मार्क्स काट लेगा, कि वो कहेगा भाई जब मैंने आपको कंडीशन नहीं दी है तो आपको ये अज्यूम कर लेना चाहिए था कि दोनों गैसेस की कंडीशन सिमिलर है। और अगर दोनों गैसेस की कंडीशन सिमिलर है तो आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2, यानी डेंसिटी of SO3 divided by density of methane is equal to, under similar condition, is equal to molecular weight of SO3 divided by molecular weight of methane, and molecular weight of SO3 is 80 and molecular weight of methane is 16. So the answer should be 5 and this should be a unitless. बिल्कुल शाबाश, सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। इसमें यूनिट बिल्कुल नहीं आएगी कि सर क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो एक नंबर निकल के आएगा जो कि रिलेटिव डेंसिटी होगी किसी एक गैस की दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में। हाँ, इसी में मैं कंडीशन डाल देता कि फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 विद रेस्पेक्ट टू मीथेन, प्रेशर ऑफ SO3 इज दिस, टेम्परेचर ऑफ SO3 इज दिस, प्रेशर ऑफ मीथेन इज दिस एंड टेम्परेचर ऑफ मीथेन इज दिस। तो ऐसे में जो बच्चा M1 बाय M2 करके आने वाला है, बस आप समझ लीजिए उसकी बैंड बजने वाली, क्योंकि M1 बाय M2 करना तो गलत होगा, क्योंकि इस बार M1 बाय M2 का फॉर्मूला निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इस बार तो आंसर P1 M1 T2 डिवाइडेड बाय P2 M2 T1 से निकाला जाएगा। कंडीशंस बड़ी आसान होंगी, आप आसानी से वैल्यूज पुट करके उस सवाल का भी आंसर कैलकुलेट कर सकते। यहां तक सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी तरह की रिलेटिव डेंसिटी की बात की गई, डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2। पहली वाली रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरी वाली डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2। इसी को एक और नए रूप में देखना चाह रहे हैं एंड दैट इज वेपर डेंसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं सर इसमें क्या खास बात? कुछ खास बात नहीं, ये वही है जो अभी तुमने पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2। फर्क इतना है कि इस बार सेकेंड गैस हाइड्रोजन होगी, फिक्स है, और उसकी कंडीशन दोनों गैसेस की सिमिलर होंगी।
लीजिए, हमने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई सर। अगर आप ये पहले ही बोल रहे हैं कि ये किसी भी एक गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जा रहा है अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें यह बताया गया था कि गैस डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू m1 बाय m2। लेकिन कब? ये तब होता है सर जब आप कंडीशन सिमिलर की बात करते हैं, यानी अंडर सिमिलर कंडीशंस। अगर सिमिलर कंडीशंस हैं तो फिर ऐसा बोला जाएगा। वो कह रहा है भाई इस सवाल, इस डेफिनेशन को एक बार देखो तो सही, डेफिनेशन में तो सिमिलर कंडीशंस ली गई हैं और दूसरी गैस फिक्स कर दी गई है, कौन सी? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं तो जरा समझना, डेंसिटी ऑफ गैस 1 divided by density of gas 2, and this 2 gas is hydrogen, and the conditions are similar. If the conditions are similar, that means what? m1 by m2, that is molecular weight of the gas divided by molecular weight of hydrogen. और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 होता है। इसके लिए ये हुआ जो मॉलिक्यूलर वेट होगा गैस का, अगर उसको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो इस बार आपको रिलेटिव वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। और ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी। कोई पूछे कि क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी है? हां सर। क्यों? क्योंकि वो वाटर के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। क्या वेपर डेंसिटी भी एक रिलेटिव डेंसिटी है? हां सर। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है अंडर सिमिलर कंडीशंस। एंड इफ द कंडीशंस आर सिमिलर देन द डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2 इज ऑलवेज m1 बाय m2। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार जो ये हमारा m2 बन रहा है, ये m2 हमारा इस बार 2 है, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करनी है, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2। जब मैं शुरू में करता था या पढ़ता था तो मुझे एक डाउट आता था, हालांकि मैंने याद ही कर लिया था। वो डाउट ये आता था कि सर आप मॉलिक्यूलर वेट को जब 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो फिर तो ये एक यूनिट आएगी, इसका तो एक यूनिट होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की तो ग्राम में यूनिट आ जाएगी, और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट तो कैंसिल होगी नहीं और ये एक यूनिट का नंबर आ जाएगा। जबकि आपने बताया था वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है जिसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए, किसी भी रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बाद में समझ में आया, अरे क्या बेवकूफी का सवाल था और क्या बेवकूफी का सोच थी हमारी। ये 2 जो आपने लिखा, ये 2 भी तो ग्राम ही है, समझो बात को। ये 2 भी तो मॉलिक्यूलर वेट ही है ना, तो ऊपर भी मॉलिक्यूलर वेट है और नीचे भी मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। इसलिए m/2 हमेशा एक नंबर ही निकल के आने वाला है, जिसको आप रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, जिसको आप वेपर डेंसिटी बोलेंगे, किसी एक गैस की दूसरे के रेस्पेक्ट में। और इस बार वो दूसरी गैस फिक्स कर दी गई है हाइड्रोजन, कंडीशंस भी फिक्स कर दी गई। और अगर गैस फिक्स हो गई और कंडीशन फिक्स हो गई तो इसका मतलब ये हुआ m1 बाय m2 तो लगना ही लगना है, और उसमें m2 हाइड्रोजन का यूज कर लिया जाएगा, एंड दैट इज 2। तो वेपर डेंसिटी हमेशा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 से कैलकुलेट की जाएगी। वेपर फेज में जो भी सब्सटेंस लिया जाएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके आप आसानी से उसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? वाह, फटाफट इसको खत्म करते हैं, बहुत इजी है ये। एक सवाल छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, सब लोग एक बार जल्दी से देखें इस सवाल को फटाफट एकदम। बड़ा अच्छा और ऑब्जेक्टिव लेवल, बिल्कुल जेई लेवल का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव, एक बार में स्ट्राइक करना चाहिए। हमें इस तरह के सवाल करने आने चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है, ये छोड़ने या गलत करने का कोई स्कोप ही नहीं है हमारे पास। किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आते हैं तो हम बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। देखो मेरा लेकिन एक सजेशन है या मेरा एक कहना मानना हमेशा, वेपर डेंसिटी तभी निकल के आती है। देखो तुम ऐसा सोचो जैसे मैंने अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम सिर्फ एक बात मेरी याद करो इस बात को, वेपर डेंसिटी तभी निकल के आएगी जब आपको किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट पता हो। बस बिना मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड किया वेपर डेंसिटी नहीं निकाल सकते। आपको जो दिमाग लगाना लगा लीजिए। यानी जब कभी वेपर डेंसिटी से रिलेटेड सवाल आता है तो तुम्हारी आंखें वेपर डेंसिटी को नहीं ढूंढती, तुम्हारी आंखें उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ढूंढती, क्योंकि उसके मिलने के बाद ही वेपर डेंसिटी आई। तो इस चीज को बिल्कुल एकदम आप गांठ बांध लीजिए आप कि अगर वेपर डेंसिटी कैलकुलेशन पूछा जा रहा है तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट के बिना वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अब जिस बच्चे को यह बात मेरी याद रहेगी तो वो जब भी सवाल आएगा वेपर डेंसिटी निकालो, वेपर डेंसिटी निकालो, वेपर डेंसिटी निकालो, वो सिर्फ एक चीज ढूंढेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, क्योंकि बाद में 2 से डिवाइड कर दें। बात सही? तो अब क्या करें? वो कह रहा भाई देखिए ऐसा है, यहां पर ध्यान से देखिए कि जो सब्सटेंस दे रखा है, जो गैस दे रखी है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी मैंने आपको दे रखा है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम सब समझदार हो, कुछ बच्चे आंसर बता भी रहे हैं, बड़ा क्लियर है आंसर, कुछ गलत सा भी लग रहा है कुछ लोगों का। आप बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 7.5 लीटर एसटीपी पर गैस। अरे यार
अगर कोई गैस एसटीपी पर है 7.5 लीटर तो तुम्हें उसके मोल भी तो पता चल गए। समझो बात को, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर एसटीपी पर वॉल्यूम पता हो तो मोल्स निकालने का वाई मैप, भाई मैं कई बार बोल चुका हूं, हम तुम एक दूसरे के सामने नहीं हैं। सामने होते तो कुछ और तरह से समझाने की कोशिश करते। इस चीज को समझो, बात को किस तरह से तुम्हें बताया जाए, वो वाई मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डीपीपी डिस्कशन में भी उस वाई मैप पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि बिना उसके मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल रटना एकदम। एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन है, हाँ सर गिवन है। कितना गिवन है सर? 7.5 लीटर गिवन। और अगर एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन हो तो आप मोल्स निकालने के लिए 22.4 से डिवाइड कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट शायद 1/3 आ जाए, ऐसी रफली 1/3। यानी आपको एसटीपी पर उस सब्सटेंस के जो 7.5 लीटर दिए गए हैं उस गैस के, आपको इनडायरेक्टली उस गैस का 1/3 मोल दिया गया। और मजे की बात क्या है, उस 1/3 मोल का वेट भी दे रखा है आपने 16 ग्राम। यानी अगर 1/3 मोल का वेट 16 ग्राम है तो पूरे मोल का वेट क्या होगा? क्योंकि पूरे मोल का वेट ही तो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूलर वेट में बस आसानी से कैलकुलेट कर लिया मैंने। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1/3 का अगर 16 ग्राम है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 16 इंटू 48 ग्राम्स। समझ में आए? यानी इस चीज का भी आगे के लिए ध्यान रखते हैं कि अगर आपको 1/3 मोल दे रखे हैं और उसने बोला है कि 7.5 लीटर का जो भार है वो 16 ग्राम, अगर 7.5 लीटर का भार 16 ग्राम है तो 22.4 लीटर का भार 48 ग्राम होगा। और 22.4 लीटर एसटीपी पर अगर कोई चीज होती है तो उसको 1 मोल कहा जाता है, और 1 मोल के भार को ही मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली आपको इस इंफॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, और मॉलिक्यूलर वेट को 2 से दे मारा, आपको क्या मिल गई? वेपर डेंसिटी। यानी वेपर डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2। इसमें यूनिट मत लगाना, बिकॉज ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम है, बिकॉज दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, वो भी कट जाए। आंसर शुड बी 24। बहुत सिंपल सवाल, लेकिन इस तरह के सवाल कभी कभी एकदम से स्ट्राइक नहीं करते कि यार हम समझ नहीं पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट तो कहीं दिया ही नहीं है, 7.5 लीटर का भार दे रखा है, इसका क्या मतलब होता? एक चीज का और ध्यान रखना, अगर ये एसटीपी यहां से हटा दिया जाए तो आप ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये एसटीपी नहीं है तो आप ये कही नहीं सकते कि अगर 7.5 लीटर का भार 16 ग्राम है तो फिर 22.4 लीटर का भार 48 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि वो 7.5 लीटर का जो भार दे रखा है वो गैस एसटीपी पर है ही नहीं, तो आप 22.4 लीटर का तो कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ आपको एसटीपी वर्ड यूज करना जरूरी है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 7.5 लीटर एंड द वेट ऑफ दैट सैंपल इज 16 ग्राम। अगर वो गैस 22.4 होती तो उसका वेट 48 ग्राम होता एसटीपी पर, और एसटीपी पर 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल का भार 48 ग्राम, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट 48 आया, इसलिए वेपर डेंसिटी 24 आ गई। क्लियर है सब लोगों को? फटाफट आंसर बताओ भाई। इजी है, बिल्कुल सही है। सही है, सही है, गुड। कुछ बच्चे इसको बोल रहे हैं, गुड, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। इसी से बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता, जिसको इसमें जरा सा भी डाउट आ रहा है, जिसको कम समझ में आया, वो इस सेकंड वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। बिल्कुल सीधा सवाल, इसको भी फटाक से करके देखते हैं। जरा लगाओ दिमाग। द डेंसिटी ऑफ एयर एट एसटीपी, देखिए फिर वही वाली बात आ रही। एसटीपी पर एयर की डेंसिटी दे रखी। देखो वैसे तो तुम लोगों से पूछ सकता हूं मैं, तुम लोग पक्का उस डेफिनेशन को गलत ही बताओगे। अब मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा, पहले तुमसे कुछ पूछता हूं, तुम वो डेफिनेशन अपने आप रिवाइज बताना मुझे। फिर मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताऊंगा, तुम बताना क्या तुमसे भी यही गलती हो रही। अगर किसी चीज की डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, जैसे ऐसी ले लेते हैं, ऐसी सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं मैं, आगे थोड़ा सा तकलीफ कम होगी इसलिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सवाल से इस बात का कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है, सपोज इसके अंदर ये कुछ सल्यूट डिसॉल्व है, कोई भी ले लेते हैं, NaOH सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं 1.2 ग्राम पर ml। ये एक NaOH का नमक का सोल्यूशन या NaOH का सोल्यूशन, कोई भी एक सोल्यूशन ले लेते हैं, ये एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। दिस इज व्हिच डेंसिटी? दिस इज रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी? दिस इज एब्सोल्यूट डेंसिटी बिकॉज इट हैज यूनिट। सो अल्टीमेटली इसकी मैंने डेंसिटी आपको दे दी है
1.2। ये सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं, इस सवाल से इसका बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर डेंसिटी की एक यूनिट के साथ डेफिनेशन बात की गई, तो मुझे पता होना चाहिए कि डेंसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता। तुम एक सेकंड के लिए अपने आप इस बात को कोई डिफाइन करके देखे कि 1.2 ग्राम पर एमएल डेंसिटी का क्या मतलब होता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं 99%, तुम पता नहीं ईमानदार हो कि नहीं, 99% बच्चे इस डेफिनेशन को गलत बताएंगे मुझे। तुम पहले एक सेकंड सोच लो कि मैं पूछ क्या रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं 1.2 ग्राम पर एमएल डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। क्या है इस बात का मतलब कि अगर किसी सोल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल है, NaOH सोल्यूशन की डेंसिटी अगर 1.2 ग्राम पर एमएल है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, इसको एक लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैं तुम्हें बस 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तुम सब लोग उसकी लैंग्वेज सोचो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, और फिर तुम मुझे इसमें चैट में बताना कि सर हम भी यही सोच रहे थे। और तुम देखना 99% बच्चे इस बात को गलत डिफाइन करते हैं। 99% बच्चे इस बात को गलत बताएंगे कि सर डेंसिटी का मतलब इस तरह से पढ़ा जाता है, इसका ये मतलब। तुम देखो, कर लो तुम जल्दी से एक बार। 1.2 ग्राम पर एमएल डेंसिटी ऑफ दिस NaOH सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब, इसका लैंग्वेज में क्या मतलब। सब लोग एक ही बात लिख रहे हैं, और मैं तुम्हें बताऊं भाई, ठीक है अब मैं समझ गया, तुम इस बात को समझने की कोशिश करना। जो तुम चार्ट में डाल रहे हो वो ये डाल रहे हो, सर इन 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन द वेट ऑफ NaOH इज 1.2 ग्राम, यानी 1.2 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 1 ml सोल्यूशन। तुम सारे लोग चार्ट में डाल लो, तुम्हारी बात मैं लिख भी देता हूं, 1.2 ग्राम NaOH is present in 1 ml solution। देखो चैट बहुत तेज आ रही है, तो हो सकता है कोई बच्चा सही भी लिख रहा हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे हर जगह इन 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 दिखाई दे रहा है। इन 1 ml, इन 1 ml, इन 1 ml, सब लोग इन 1 ml दिखाई दे रहे हैं मुझे। और जिन लोगों की डेफिनेशन, डेंसिटी की डेफिनेशन में जो लोग इन वर्ड यूज करते हैं, बस आप समझ लीजिए खेल खत्म हो गया। डेंसिटी की डेफिनेशन में इन कहीं नहीं आता, बिकॉज इन वर्ड कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करता है, वो डेंसिटी को डिफाइन नहीं करता। आप समझिए, अगर मैं किसी सोल्यूशन की डेंसिटी आपको 1.2 ग्राम पर एमएल दे रहा हूं, और आप क्या बोल रहे हैं कि सर 1.2 ग्राम सल्यूट होगा NaOH का 1 ml सोल्यूशन में, अरे भाई ये तो आपने उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफाइन कर दी। आपको ये पता चल गया कि सल्यूट कितना है और सोल्यूशन कितना है सिर्फ डेंसिटी को देखकर। अरे डेंसिटी का अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। डेंसिटी इस पेन की अगर 25 है तो आधे पेन की भी 25 होगी, उसके आधे पेन की भी 25 होगी। डेंसिटी इस अमाउंट से रिलेटेड नहीं। समझो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या गलती कर रहे हो। तुम इस डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हो, इन 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन वी हैव 1.2 ग्राम ऑफ NaOH। फॉल्स, रॉन्ग, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, ये डेंसिटी की डेफिनेशन नहीं। डेंसिटी को देखकर आप कभी भी नहीं बता सकते कि सोल्यूशन कितना है और सोल्यूट कितना है। समझो इस बात को। आप सिर्फ ये कह सकते हैं, और जो आपको कहना चाहिए ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, इसको बिल्कुल लिखने के बाद अगर तुम काट रहे हो तो क्रॉस जरूर कर देना। दिस does not mean 1.2 gram per ml does not mean you have 1.2 gram of NaOH present in 1 ml solution, because if you are saying this 1.2 gram NaOH present in 1 ml solution, that means you are representing the concentration of the solution, you are not defining the density of the solution। अब मैं बताता हूं सर फिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अगर किसी चीज की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल है तो इसका क्या मतलब है। अब हो सकता है कुछ लोग एक आध, भाई ये तो तुम समझ लो ना, इन वर्ड आते ही गलत हो गया, बस ये समझ लेना। 1.2 ग्राम ऑफ NaOH in 1 ml, wrong, because this is concentration। तो फिर इसको कैसे डिफाइन किया जाता है डेंसिटी को, बताइए। हम इतने बड़े बच्चों को डेंसिटी डिफाइन करना सिखा रहे हैं, ठीक, और सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं। बताइए डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे ने सही लिखा हो, लेकिन इतनी तेज चैट चल रही कि मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से तुम लोग को यह बात समझ में आएगी कि जब आप डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इस सोल्यूशन को जो मैंने लिया, इसकी अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, बस सीधा सा मतलब है, weight of 1 ml of this solution, जो भी आपने सोल्यूशन लिया है, is 1.2 ग्राम। दैट्स इट। ये है करेक्ट डेफिनेशन इज डेंसिटी। ये बिल्कुल गलत लिखा है। अब तुम बताओ, इस सोल्यूशन के 1 ml का भार
1.2 ग्राम होगा सर, और उस भार में पानी भी होगा और NaOH भी होगा। कितना NaOH होगा, कितना पानी होगा, ये मुझे नहीं पता चल सकता कभी। यानी डेंसिटी की डेफिनेशन में ऑफ वर्ड आता है, इन नहीं आता। इन आते ही वो कंसंट्रेशन बन जाता है। वेट ऑफ 1 ml, समझो बात। अगर ये इन डाल दिया तो ये कंसंट्रेशन बन गई। इसको समझो सब लोग। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को ये बात पता हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे भी कंसंट्रेशन टर्म्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डेंसिटीज के टर्म्स आएंगे, हम उसी में झूलते रहेंगे, डेंसिटी को गलत तरह से डिफाइन करते रहेंगे, इस तरह का सवाल भी गलत करके चले आएंगे। इसलिए बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं, डेंसिटी इज 1 ml का भार इतने ग्राम, बात खत्म। अब उसमें क्या क्या पड़ा है मुझे नहीं पता। जैसे ये पेन तमाम लोगों से मिलकर बना है, लेकिन उसके अंदर कौन कितना पड़ा है मुझे मतलब नहीं। अगर आपने इसकी डेंसिटी 25 बोली है, 25 ग्राम पर सीसी, तो दैट मींस इस पेन का 1 ml लो तो उसका जो वेट होगा वो वेट 25 होगा। ये क्लियर, बस इतना पता है मुझे। और उसके अंदर कौन कौन पड़ा है, उसका क्या क्या वेट है, ये डिफाइन नहीं कर सकते आप, जो कि तुम यहां कर रहे थे। तुम कितनी आसानी से बोल रहे थे कि सर 1 ml सोल्यूशन के अंदर NaOH का अमाउंट बता देता हूं मैं आपको 1.2। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि NaOH का अमाउंट 1.2 ग्राम है? क्योंकि आपने डिफाइन गलत किया। सब लोग इस बात को क्लियर समझ पा रहे हैं? फटाक से इसको बताएं। जिसने भी सही बोला था वेरी गुड, लेकिन वो क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। 1.2 ग्राम NaOH की वॉल्यूम 1 ml में होगी, प्लीज। अभिनव कह रहा है कि 16 इंटू 3 लास्ट क्वेश्चन में कैसे आया। अभिनव ये तो बहुत सीधा था यार, देखो ये देखिए कितना सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन में मैं 1 सेकंड भाई अभिनव के लिए बता रहा हूं, ये बात बिल्कुल सीधा सा सवाल है। आपने सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लिया एसटीपी वाला वाई मैप वाला फॉर्मूला लगा के 22.4 से डिवाइड करके, आपके पास 1/3 मोल्स आ गए, यानी 7.5 लीटर 1/3 मोल्स के बराबर। और इस 1/3 मोल्स का वेट 16 ग्राम दे रखा है, यानी 1/3 मोल्स का वेट अगर 16 है तो 1 मोल का वेट 3 गुना होगा, यानी 48 आ गया। और 1 मोल के वेट को ही मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, तो यानी आपको 48 मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। और मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी निकाल ली। अभिनव क्लियर है ये? और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे वो ये है कि भाई ठीक है सर, ये आपने जो अलग से बात बताई, हम इस बात को आगे के लिए याद रखेंगे कि डेंसिटी का मतलब है 1 ml का भार इतना है। अब उस भार में कौन कौन घुसा हुआ है वो मुझे नहीं पता। इसी तरह से जैसे ये वाला सवाल, इस सवाल में भी अगर आप इस डेंसिटी को सही से डिफाइन कर लेंगे तो आपके लिए सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। आपको जो सवाल दे रखा है वो ये है कि एक एयर है, उस एयर की डेंसिटी इतने ग्राम पर ml। अब तुम ये मत बोलना 1 ml में, ना 1 ml का में नहीं, 1 ml का भार, 1 ml में भार नहीं, क्योंकि 1 ml में भार कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम पढ़ेंगे इस बात को। 1 ml का भार, सबको समझ में आया? ठीक, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी भी गैस एयर की डेंसिटी 0.001293 ग्राम पर ml दे रखी है, तो अब मैं इसको क्लियरली डिफाइन कर सकता हूं। मैं अलग से यहां पर लिखता हूं इस बात को। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर सकता हूं कि सर ऐसा है कि आपने जो दिया है उसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इस डेंसिटी का मतलब है वेट ऑफ 1 ml of this gas at STP, वो आपने मुझे दे रखा है 0.001293 ग्राम। अब तुम्हें लगता है ये सवाल बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा हो गया। एसटीपी पर अगर किसी गैस के 1 ml का भार पता है तो उसी एसटीपी पर 22,400 ml का भी तो भार पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करके। और 22,400 ml का मतलब 1 मोल आ गया। मॉलिक्यूलर वेट 2 से डिवाइड कर दो। सब लोग समझने की कोशिश कर पा रहे हैं भाई? सबको समझ में आ रही है बात? यानी अगर वेट ऑफ 1 ml ऑफ दिस गैस एट एसटीपी इज 0.001293 ग्राम, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेट ऑफ, ये ml में दे रखा है इसलिए 22,400 ml लिख रहा हूं मैं, 22.4 लीटर की जगह। सो वेट ऑफ 22,004 ml ऑफ दिस गैस एट STP is equal to 0.001293 इंटू 22,400 ग्राम। 1 ml का भार इतना है तो 22,400 ml का भार मल्टीप्लाई करके निकल आएगा। और STP पर 22,400 का मतलब तो 1 मोल होता है, और इसका मतलब आपको 1 मोल का वेट मिल गया। और 1 मोल के वेट को मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। सो इनडायरेक्टली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर वेट मिला, आप वेपर डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारा
0.001293 इंटू 22,400 ये मॉलिक्यूलर वेट है। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान एकदम। मैंने जानबूझ के सवाल ऐसा लिए हैं जिसमें आप मॉलिक्यूलर वेट को किसी तरह से निकालने तक पहुंचे, आप पहले मॉलिक्यूलर वेट तक पहुंचे। मैं जानबूझ के ऐसा सवाल ले रहा था, आप इसको समझिए। यानी आपको सवाल में क्या क्या दे सकता है, एसटीपी पर गैस का डेंसिटी दे देगा, एसटीपी पर गैस का डेंसिटी दे देगा, तो आपको यह पता चल जाएगा 1 ml का भार कितना है, तो फिर 22,400 ml का भार निकाल लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। या फिर इससे पहले वाले सवाल की तरह वो बोल सकता है कि इतने लीटर का वेट इतना है, तो बताइए एसटीपी पर, तो बताइए उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी। तो फिर वही है, अगर इतने लीटर का वेट इतना है तो 22.4 लीटर का वेट कितना होगा, उससे आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लाइएगा, उससे आप वेपर डेंसिटी निकाल लीजिएगा। ये कुछ तरीके होंगे वेपर डेंसिटी कैलकुलेशन। लेकिन फिर वही है यार, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें कुछ इस तरह के बेसिक जो कोर सवाल है वेपर डेंसिटी से रिलेटेड वो समझ में आने चाहिए। और मैं फिर बताऊंगा, हर वो बच्चा ये सवाल कर सकता है जिसको वाई मैप का आइडिया है। साथ ही साथ वो एक बात याद करके गया है, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के बिना नहीं निकलती, बात खत्म। मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वेपर डेंसिटी निकाल। ठीक है ये बात? हाँ सही है। इसमें बिल्कुल वही किया यार। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है 0.001293 ग्राम पर एमएल, तो आप इसको डिफाइन करिए सबसे पहले, जैसे मैंने यार डिफाइन करना सिखाया। कैसे डिफाइन करना सिखाया? वेट ऑफ 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी वेट ऑफ 1 ml ऑफ दिस गैस एट एसटीपी 0.001293। ये वेट आ गया कितने गैस का? 1 ml गैस का। तो अगर यही गैस 22,400 ml होती है एसटीपी पर, तो उसका वेट क्या होता? मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वेट आ गया। उसने कहा सर ठीक है, हमें वेट मिल गया। कौन सा वेट मिल गया? उस गैस का वेट मिल गया जिसका वॉल्यूम 22,400 ml है एसटीपी पर। और 22,400 ml एसटीपी का मतलब क्या होता है यार? 1 मोल ही तो होता है। यानी आपको एक तरह से 1 मोल का वेट मिल गया। और 1 मोल के वेट को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, आपको डेंसिटी मिल जाएगी। सही है, शाबाश। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट बेटा वही तो बता रहा हूं मैं। आप एक्चुअली पुरानी बात अगर याद नहीं रखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। बड़ा सीधी सी बात, पुरानी बात बार बार बोली जा रही है। 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। और 1 मोल का वेट निकालने के लिए आपने यहां पर क्या किया? आपने सबसे पहले 1 ml का वेट डिफाइन किया 0.001293। फिर उसके बाद उसको 1 मोल के वेट निकालने के लिए इस 1 ml को 22,400 में कन्वर्ट किया। यानी 1 ml का वेट अगर इतना है तो 22,400 ml का वेट कितना होगा? और 22,400 ml एसटीपी पर क्या होता है? 1 मोल ही तो होता है। यानी आपको मिल तो गया मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल के वेट को ही तो मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट मिले, आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहां तक सबके समझ में आ गया भाई? जल्दी से बोलो। हाँ सही आंसर, सब लोग फटाफट कैलकुलेट करके बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं फटाक से, उसके बाद आते हैं काम की बात पर। सीधे सीधे इस बात को बात करते हैं। द एटॉमिक मास, और ये भाई ये तो सब लोगों को खुद कर लेना चाहिए यार, जल्दी जल्दी करो इस सवाल को। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27 इफ द वैलेंसी इज 3, द वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स वॉलेटाइल क्लोराइड। जल्दी से आंसर बताओ। सब लोग इस बात को एग्री करिए कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MCl3 होगा, बिकॉज Cl इज -1। मॉलिक्यूलर जो हमें मेटल दे रखा है, जो एलिमेंट दे रखा है, उसकी वैलेंसी 3 है, तो उस कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनेगा वो MCl3 बनेगा। और MCl3 आते ही तुम्हें उसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें एलिमेंट का एटॉमिक वेट तो दे रखा है, और Cl का हमें पहले से पता होता है। यानी आपने सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाला। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MCl3 कितना आ जाएगा भाई? 27 प्लस 3 टाइम्स क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट 35.5 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। और वेपर डेंसिटी निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान सवाल, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा 27 प्लस 3 टाइम्स 35.5 डिवाइडेड बाय, ये आंसर आ जाए। क्लियर है ये? हाँ, जो भी आंसर आएगा इसको अब देखो, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा,
ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है और बहुत फास्ट और एक्यूरेट करनी, ये भी सीखना है। ये नहीं है कि कैलकुलेटर लेके बैठे खटाखट कैलकुलेट कर रहे हैं। आईटी वाला बहुत पिटाई करता है, कैलकुलेटर नहीं चाहिए उसको। आपको कैलकुलेशन इतनी फास्ट और एक्यूरेट करनी पड़ेंगी और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या क्या सोचते हैं, सर गुणा भाग तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आज कैलकुलेटर से करने दीजिए, एग्जाम जब होगा तो कर लेंगे हाथ से, उसमें क्या दिक्कत है, आता तो है ही, 2 × 2 4 होता है। अरे भाई, जब वो प्रैक्टिस में नहीं होता ना तो दिक्कत होती, घबराहट होती है कैलकुलेशन को देखकर कि अब कैलकुलेटर तो है नहीं, अब खुद से करना पड़ेगा। उस घबराहट के चक्कर में आंसर गलत हो जाता। इसलिए इसको प्रैक्टिस में रखो, इन तरह की कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस में रखो, 2 बार करो। अगर आंसर किताब से मैच ना करे तो एक बार रीचेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, अदरवाइज सवाल को कमरे में कैलकुलेटर जैसी चीज नहीं रखो, बिल्कुल मत रखो। मोबाइल में भी कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करो, कुछ भी नहीं करना है कैलकुलेट, सब कुछ अपने आप कैलकुलेट करना है। इससे एक बार हैबिट बन जाएगी और मुश्किल कैलकुलेशंस को करने की एक हिम्मत सी आ जाएगी। जब भी कैलकुलेशन देखोगे कहेगा अरे यार बहुत बार कर चुके हैं, लो खट खट खट। लेकिन एग्जाम में अगर आपकी आदत नहीं और एग्जाम में आ गया उल्टा सीधा कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन उल्टा सीधा था, वो जो 0.001293 था, देखिए आप, उसको 22,400 से मल्टीप्लाई करना था। कुछ लोगों की वही हिम्मत टूटने लगती है, अरे यार ये तो बड़ा गंदा सा, उस गंदे के चक्कर में आंसर गलत हो जाता। इसलिए अपनी एक आदत बना लो कि कैलकुलेशन के लिए मुझे कोई भी डिवाइस यूज नहीं करनी है, मैं अपने आप कैलकुलेट करूंगा और कोशिश करूंगा गलत ना हो वो कैलकुलेशन। तुम देखोगे टाइम लगेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारी आदत बन जाएगी। बस ये बहुत हेल्प करेगी। तुम समझना, बहुत सारे लोगों से तो आप 2 4 10 15 नंबर ऐसे ही आगे निकल सकते हैं जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप फिर भी उनको पीछे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन में एरर कर देते हैं। ये सब चीजें हैं यार आईटी में सेलेक्ट होने के लिए, तुम समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सर हम भर के चले जाएंगे और फिर सेलेक्ट हो जाएंगे, ना ना, भर के चले जाएंगे, साथ में गलतियां नहीं करेंगे तो जाके टॉप रैंक देंगे। कहीं पता चला भर के चले गए और उल्टी सीधी गलतियां करके, कितने लोगों ने पेपर दिए होंगे, सब लोग इस बात से को एग्री करते हैं, सर कई ऐसे सवाल होते हैं जो हमसे जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, जो हम कर सकते थे लेकिन फिर भी गलत कराए। बस यही तो कमियां हैं यार, इन कमियों को ही तो इस तैयारी में दूर करना है। हम जो बताएं उनका कहना मानो, उसको फॉलो करो। कैलकुलेशंस बिल्कुल भी किसी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करनी, सब कुछ अपने आप करना है। धीरे टाइम लगेगा और धीरे धीरे करके वो अपने आप सही होने लगेगा। फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, यार अब तो अच्छा है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन का सवाल आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक तो गलत करके आएगी और हमारी आदत अच्छी है, हम सही कराएंगे। इसको समझो, है ना? हाँ सही, बहुत सारे बच्चे अब आंसर सही निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे 66.75 कुछ बता रहे हैं। एक बार चेक कर लेना और एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MCl3 कैसे आ रहा है? यार बड़ा क्लियर है, अगर मेटल या एलिमेंट की वैलेंसी 3 दे रखी तो तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, M इधर आ गया, Cl इधर आ गया, M की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन हमारा -1 है। आपको याद होगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते थे, ये बचपन में पढ़ाया जाता था, ठीक है ना? तो चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा रहा है। M पर +3 है, क्लोरीन पर -1 है, दैट मींस अल्टीमेटली 3 क्लोरीन जुड़ेंगे तो अल्टीमेटली +3 और -3 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो MCl3 विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबके समझ में आ गया ये फॉर्मूला MCl3 कैसे आ रहा है? ये डिपेंड करता है, अगर यहां वैलेंसी 2 दी गई होती तो MCl2 ले लेते। हमें तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए ताकि मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकूं, और एक बार मॉलिक्यूलर वेट आ जाए तो 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी निकाल लूं। अगर सबकी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है, सारे लोग सही आंसर बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा और आगे निकालते हैं। भाई देखो, अब ये काम की बात शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, जो इस चैप्टर का नाम, ठीक। हालांकि ये सब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही है जो तुमने पढ़ा है, लेकिन मैं अब इस केस में स्पेसिफिकली, और तुम समझो इतना कुछ जो हमने 3 क्लास में टाइम निकाला है वो इसलिए निकाला है ताकि यहां टाइम ज्यादा ना लगे। आपको सिर्फ इतनी बात बतानी है कि एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, बस, और आपको एनालिसिस करनी है, एक बार बतानी है और तुम सब ये बड़ी आसानी से सीख जाओगे। मोल कॉन्सेप्ट हमने उस दिन भी बात की थी, मैं फिर बोल रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती। अगर आप किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो उसे मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब, सर अगर रिएक्टेंट दिया जाए तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 रिएक्टेंट दिए जाएं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या ये दोनों रिएक्टेंट सर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे या इनमें से कोई बच जाएगा, कोई खत्म हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी अब आप क्वांटिटी की बात करें। अब तक तो ये ठीक है कि आपने 10th क्लास में इस तरह की बातें की थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगाने से CO2 बनती है, सही है। कैल्शियम सल्फेट की अगर हीटिंग की जाए तो SO2 और O2 बनती है, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या बनता है, अब ये पूछा जा रहा है कितना बनता। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, आप मुझे बता दीजिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मोल शोल निकालने हमें सब आते हैं, इधर से मोल उधर से मोल, इधर के ग्राम उधर के ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई सब करना आता है, क्योंकि हमने वाई मैप कायदे से रट लिया। अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। देखो
थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसको मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पर सबसे पहला केस लेते जा रहा हूं। सबसे पहला केस तुम समझना जरा केस क्या है। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, एक जनरल रिएक्शन यहां पे लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल जनरल, इसमें कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात करने जा रहे हैं हम, एक जनरल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ये लिमिटिंग रेजेंट वगैरह की जो बातें कर रहे हैं अब उसी में आने वाली हैं। हम पहला केस लेने जा रहे हैं, एक रिएक्शन 2A प्लस 3B, ऐसी जनरल एकदम, गिव्स 4C। ये एक मेरी जनरल रिएक्शन ले ली, ठीक। A प्लस बी सी बना रहे हैं, किसी ने मुझे बताया ए और बी को मिलाने से सी बनता है, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। तुम सब जानते हो बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, इधर लगाया उधर लगाया, ये गलत हो गया वो मिटाया, ये करा वो करा, बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक। अब जब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो क्या करना है सर, ये बता, यानी तुमने पता नहीं तुम गौर कर रहे हो कि नहीं, सबसे पहले क्या किया मैंने, रिएक्शन लिखी, फिर मैंने क्या किया, उसको बैलेंस किया। अब मेरा काम शुरू होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। क्या, ये बिल्कुल सही बच्चा लिख रहा है, शोभित बिल्कुल सही कह रहा हो, वाई मैप इज द की ऑफ ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके पास जितने भी सवाल आएंगे वो सब वाई मैप से सॉल्व होंगे। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के सवाल वाई मैप से सॉल्व होंगे, क्योंकि वही आपको इंटर कन्वर्ट करके देता है मोल्स को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में, मास को पार्टिकल्स में, वगैरह वगैरह, जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है। अब जैसे ये वाला सवाल, हम पहला केस लेने जा रहे हैं, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ए बी मिलकर सी बनाते हैं, मैंने ए बी मिलकर सी बना दिया, फिर उसने कहा जरा इसको बैलेंस कर लो, मान लो मैंने बैलेंस कर ली, ये बैलेंस हो गई। अब क्या करूं सर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यह मतलब है कि सबसे पहले सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने और सब लोग इस चीज को याद रखें कि किसी भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन को पढ़ा कैसे जाता है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। फिर वही है, जैसे मैंने याद किया है वैसे तुम्हें याद करवा रहा हूं। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन आएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी, अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए सर, हमारा पहला काम, बिना बैलेंस इक्वेशन के मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिएगा भी मत। और यही इस मोल कॉन्सेप्ट की एक बड़ी लिमिटेशन है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर ही ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता। मैं इसी चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाऊंगा जिसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसमें रिएक्शंस के पता न होने पर भी, उनकी बैलेंसिंग का आइडिया ना होने पर भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। समझिए बात, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा सा समझदारी का है, वो इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आने वाला है, ठीक। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस दे दीजिएगा, ना देंगे तो हम कर लेंगे, बात खत्म। इतने हम पढ़े लिखे हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करना जानते हैं। चलिए बैलेंस कर ली, आप क्या करें सर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब। सब लोग इस बात को ध्यान से देना, सवाल अभी शुरू नहीं हुआ, क्या केस दिया जा रहा है, क्या कंडीशंस दी जा रही हैं, क्या सिचुएशन दी जा रही है, यह अभी नहीं बताया गया है। लेकिन सवाल पहले से ही एक चीज बोल चुका है कि अगर ए के, अगर का मतलब समझते हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, अगर ए के 2 मोल और बी के 3 मोल जुड़े तो सी के 4 मोल बनेंगे। और किस तरह से बोलते हैं, ए के 2 मोल बी के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके सी के 4 मोल बनाए। अब यह जरूरी नहीं कि ए के 2 मोल दिए जाएं और बी के 3 मोल दिए जाएं। ए और बी जब भी आपस में भिड़ेंगे वो इस रेशो में जुड़ेंगे, इधर से 2 आएगा ए का, इधर से 3 आएंगे बी के, और सी के 4 तैयार हो जाएंगे। समझो सवाल में क्या दे रखा है, मुझे इससे मतलब नहीं सर, मैंने रिएक्शन को पढ़ना सीखा है। रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है, ए के 2 मोल बी के 3 मोल्स के साथ जुड़कर सी के 4 मोल बनाते हैं, ये रिएक्शन कहती। इसका यह मतलब नहीं है कि ए हमेशा 2 ही लिया जाएगा और बी हमेशा 3 ही लिया जाएगा। आपके पास जितना ए हो जितना बी हो ले आइए, लेकिन यह कंफर्म है कि जितना भी ए और बी लाएंगे उनकी आपस में रिएक्शन इस हिसाब से होगी, 2A 3B 4C, 2A 3B 4C, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। उसने कहा क्या है, थोड़ा सा और क्लियर करके समझाओ, मैंने तो अभी तुम्हें बताया ही नहीं है कि ए के कितने मोल हैं और बी के कितने मोल हैं। तो अब मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि यहां पर केस 1 दिया जा रहा है और केस 1 ये कहता है कि ए के 2 मोल लेते हैं, बी के 3 मोल लेते हैं, और पूछा जा रहा है सी के कितने मोल बने। वो कह रहा सर अभी तो आप कह रहे थे ये जरूरी नहीं कि ए के 2 मोल लिए जाए, बी के 3 मोल लिए जाए। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन मैंने पहला केस बनाया है कि ए के अगर 2 और बी के 3 हो तो बताओ सी कितना बनेगा ऐसे। तो मैंने फटाक से रिएक्शन से पूछा कि बात ये बता तू आपस में रिएक्ट किस तरह से करता। उसने कहा अगर ए के 2 बी के 3 जुड़ेंगे, ए पूरा 2 और बी पूरे 3, तो सी के 4 बनेंगे। तो मैंने कहा चलो जरा सवाल वाले से पूछ लेते हैं, ए और बी कितना लेके आया। सवाल वाले कहा अरे मैं तो ए भी 2 लाया हूं, बी भी 3 लाया हूं। मैंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई, तो फिर तो सी के 4 बनेंगे, इसमें क्या सोचना, सी के 4 मोल आ गए, यानी प्रोडक्ट विल बी 4 मोल्स। अच्छा 4 मोल सी।
हां, अब ए के 2 और बी के 3 पूरे के पूरे जुड़ चुके हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। डब्बे के अंदर आपको सिर्फ सी नजर आएगा। बात खत्म। तो सर ये तो आप कह रहे थे कि 2 और 3 लाना जरूरी नहीं है और आप 2 और 3 ले आए। हाँ, इसलिए ले आए क्योंकि ये मेरा पहला केस था। अब मान लीजिए मैंने किसी दूसरे आदमी से ये पूछा कि भाई ये बताइए ए और बी तुम्हारे पास कितने, तो अब वो ए और बी फिर से लेके आ गया। अब उसने ए और बी की जो वैल्यू बताई वो ये बताई कि सर ए मेरे पास जो है वो 4 मोल है और बी जो है मैं 6 मोल ले आया। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हमेशा से रहता है कि सर ये 4 और 6 कैसे ला सकते हो आप, जब आपने ऊपर लिख दिया कि ए के 2 मोल और बी के 3 मोल रिएक्ट करेंगे, तो 4 6 कैसे आ सकते हैं? अरे भाई आ कुछ भी सकते हैं। ये जो 2 और 3 लिखा है दे आर नॉट मोल्स, वो ये बताने के लिए लिखा गया है कि ए और बी आपस में किस रेशो में कंबाइन होने जा रहा है। आपको जितने ए और बी लाने आप ला सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ए और बी जो आप लाएंगे वो रिएक्ट किस तरह से करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ए के 2 बी के 3 के साथ जुड़ेंगे तब सी के 4 बनेंगे। तो मैंने कहा अगर ऐसा है कि ए के 2 बी के 3 के साथ जुड़ते हैं तो फिर ए के जो 4 होंगे तो बी के 6 के साथ जुड़ेंगे, यूनिटरी मेथड। उसने कहा बताइए आप बी कितना लाए? कह रहा 6 ही लाया हूं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ए के 2 3 के साथ जुड़ते हैं, 4 6 के साथ जुड़ते हैं, तुम 4 और 6 ही ले आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए के 2 मोल बी के 3 मोल के साथ 4 मोल सी बनाते हैं तो ए के 4 बी के 6 मोल सी के 8 मोल्स फॉर्म करेंगे। सब लोगों को समझ में आया भाई? बल्कि इसको ऐसे ही लिखता हूं मैं, और आंसर क्या आएगा भाई इसका? 8 मोल्स। भाई देखो सब लोग बहुत ध्यान से समझना, कुछ लोगों को ये बात पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, वो ही सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल बातें क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मैं यहां करने के बाद इतना ही छोड़ दूं तो तुम मोल कॉन्सेप्ट के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ इतनी बात समझ में आनी चाहिए, प्लस पुरानी मेरी वो वाई मैप वाली बात है। ठीक, और आगे बात करते हैं। देखो कुछ लोग कहते हैं सर ए के 4 मोल और 6 ले आए, ए के अगर 40 और 60 ले आते बी के। हाँ बिल्कुल सही है यार, अगर तुम उसी रेशो में मोल्स ला रहे हो जिस रेशो में इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, तो फिर ना ए बचेगा ना बी बचेगा। तुम बताओ, सब लोग मानते हो ए भी खत्म हो जाएगा बी भी खत्म हो जाएगा? आप देखिए जरा, 4 मोल ए कितने मोल बी से रिएक्ट करेंगे? चलिए ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बन गया। सर इक्वेशन बताइए, इक्वेशन ये लिखिए। इक्वेशन क्या कहती है कि ए के जो 2 मोल होते हैं वो बी के 3 मोल के साथ जुड़ते हैं, तो अगर ए 4 होगा तो बी के 6 चाहिए होंगे, और आपने बी लिए कितने? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए भी खत्म, पूरा का पूरा बी भी खत्म, और डब्बे में सिर्फ क्या नजर आएगा? सी। और उसके कितने मोल एग्जिस्ट करेंगे? 8 मोल। ये भी यार आसान सवाल है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगती, सिमिलर सिमिलर सा है, कुछ बैलेंस इक्वेशन बनाइए, अपना खेलते रहिए। देखो हाँ सही है, सब लोगों को ये बात समझ में आ रही? ठीक, अब आते हैं तीसरे केस पे। अब ये तीसरा केस इंपॉर्टेंट है हमारा। तीसरा केस क्या कह रहा है? तीसरा केस कह रहा है भाई देखिए ऐसा है, सेम सवाल है, सेम इक्वेशन है, सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, और अब इस बार फर्क यह है कि ए के 2 मोल है और बी के भी 2 मोल, और वो पूछ रहा है आप बताइए सी कितना बने। अब मैंने, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो बेवकूफ आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है सर, ए के अगर 2 लाए तो बी के 3 लाने पड़ेंगे ना आपको। अरे भाई बी के 3 कैसे लाऊं? नहीं है मेरे पास बी के 3, मेरे पास बी के 2 ही मोल है, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा फिर तो रिएक्शन ही नहीं। अरे क्यों नहीं होगी रिएक्शन? जब वो कह रहा है ए और बी आपस में भिड़ते हैं और सी बनता है, तो उस केस में ए और बी की रिएक्शन होगी, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा इधर से ए चलेगा, इधर से बी चलेगा और सी बनेगा, इधर से ए चलेगा, इधर से बी चलेगा और सी बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर से ए चले और इधर से बी ना चले, बी खत्म हो गया, तो क्या सी बनेगा? नहीं बनेगा। यानी सी कब तक बनेगा? सी तब तक बनेगा जो इन दोनों में से कोई एक आदमी खत्म नहीं हो जाता। इन दोनों केसेस में तुमने दोनों आदमी निपटा दिए, तो अल्टीमेटली सी बनते ही रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी। बिल्कुल सही है, अल्टीमेटली ए के थ्रू आंसर निकालो चाहे बी के थ्रू आंसर निकालो, आंसर सेम ही निकल के आएगा। लेकिन यहां पर फर्क क्या है? यहां फर्क यह है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं इस तरह से, और ए और बी के जो मोल्स आप लेके आए हैं एक्चुअल, वो इस तरह से लेके आए हैं। नाउ दिस टाइम द मोल्स आर नॉट इन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशोज, यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो है देखिए 2:3 का, वो स्टोइचियोमेट्रिक रेशो मोल का नहीं। और जब कभी रिएक्टेंट्स स्टोइचियोमेट्रिक रेशो में न लिए जाएं तो हमेशा उस रिएक्शन में कोई एक ऐसा आदमी जरूर होता है जिसको लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। एक ऐसा आदमी जरूर होता है जो रिएक्शन में पहले ही निपट जाता है, और दूसरे आदमी एक्सेस रिएजेंट के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उनके एक्सेस होने से रिएक्शन के प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोडक्ट तो तब तक बनता है जब तक वो एक आदमी जो लिमिटिंग था वो खत्म नहीं हो जाता। समझो, ए आया बी आया सी बना, ए आया बी आया सी बना, ए आया बी नहीं आया, तो क्या सी बना? नहीं। तो इसका मतलब सी कब तक बना?
सी तब तक बना जब तक बी आ रहा था, यानी बी ही तो डिसाइड करेगा कि सी कितना बना, ए तो आता रहेगा, वो कहेगा भाई अब तो कुछ होना ही नहीं, हम तो पड़े हुए हैं, हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तब बनता है जब हम बी से भिड़ते हैं, हम बी से भिड़ ही नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट की एनालिसिस कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट करता है, एक्सेस रिएजेंट प्रोडक्ट की एनालिसिस कभी नहीं करता। सब लोग को समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल सही। यानी कुछ बच्चे इसका फटाफट आंसर बता रहे हैं और बड़ा सिंपल है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है वो जरूर ध्यान दें इस बात का। हम इस चीज को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में पहले ही निपट जाता, और वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि आपको बस उस लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना है और उसके पैरों में जाके बैठ जाना है कि भाई साहब आप बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा, आप ही ये बताइए कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा है। जो कुछ बताना है उस रिएक्शन के बारे में, जो कुछ बताना है वो सब कौन बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी अगर मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आ गया तो उसके बाद आप उस लिमिटिंग रिएजेंट के पास जाइए, उसके कान में पूछिए हाँ भाई कितना बना, बता देगा। हाँ भाई ये आदमी कितना बचा हुआ है एक्सेस वाला, वो भी बता देगा। सब कुछ कौन बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। इस सवाल में तुम ध्यान से देखो तो बड़ा आसान तरीका दिखाई दे रहा है, बड़ा आसान समझ में भी आ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन। अगर ए के 2 मोल निपटाने थे, आपको पूरे निपटाने थे, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ए के पूरे 2 मोल निपटाने के लिए बी के कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए सर। बी के 3 मोल लेके आइए। लेकिन मैं तो बी 3 लाया ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास, कहां से लाऊं? तो मैं तो बी के 2 ले आया। मैंने कहा अरे सर आप बी कम ले आए, अगर आपको पूरा ए निपटाना था तो बी के 3 मोल की जरूरत पड़ती, आप तो बी 2 ही लेके आए। इसका मतलब बी आप कम लाए, इसका मतलब ए पूरा नहीं निपटेगा, इसका मतलब ए मेरा एक्सेस रिएजेंट होगा और बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसलिए मेरे सवाल का आंसर सिर्फ बी देगा, मुझे ए से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ए तो एक्सेस में पड़ा रह जाएगा, उसके पड़े होने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो तब बनता है जब ए और बी आपस में भिड़ते हैं। खत्म हो गई बात, बड़ा आसान हो गया। यानी आपको प्रोडक्ट की एनालिसिस अगर करनी है तो किससे पूछना है? एक्सेस रिएजेंट से या लिमिटिंग रिएजेंट से? लिमिटिंग रिएजेंट से। बस लिमिटिंग रिएजेंट के जाके पैरों में जाके बैठ जाओ। अब देखो फिर वही है, कुछ लोगों को ये बात पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो अपने हिसाब से करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो वैसे करें जैसे मैंने सीखा है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। क्या? जब मैं बी के कदमों में जाके बैठूंगा तो मैं बी से पूछूंगा यार ये बता दो तुमने सी कितना बनाया, यानी जब तुम आखिरी सांसें ले रहे थे तो सी कितना बना चुके थे? उसने कहा अरे बताते हैं, अभी 1 मिनट रुकिए जरा, कैसे बताएंगे ये देखिए आप। अगर मैं 3 होता, अगर अगर मतलब हो भी सकता हूं नहीं भी हो सकता हूं, अगर मैं 3 होता तो सी कितना बनाता? 4। कौन आंसर दे रहा है? ये लिमिटिंग रेजेंट। और आंसर हमेशा कौन देगा? लिमिटिंग रेजेंट। मैंने बी से पूछा भाई ऐसा है, मैंने सुना है कि आप लिमिटिंग रेजेंट हैं। उसने कहा मैं लिमिटिंग रेजेंट हूं, तो बताइए अब सी कितना बनेगा? आप ही से पूछना है, क्योंकि एक्सेस रेजेंट तो बेवकूफ बनाएगा, वो कहेगा मैंने इतना बना दिया इतना बना दिया, जबकि मुझे पता है वो तो खत्म होगा ही नहीं पूरा, वो तो पड़ा रह जाएगा। इसलिए उससे पूछना गलत। मुझे किससे पूछना है? लिमिटिंग रेजेंट से। और लिमिटिंग रेजेंट मैंने निकाल लिया कि बी आपने कम दिया है, ए के पूरे 2 मोल खत्म करने के लिए बी के 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जबकि आपने बी कम लिया है, इसलिए बी इज लिमिटिंग। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि सर ये जो लिमिटिंग रेजेंट जो है, ये जो लिमिटिंग रेजेंट है, ये लिमिटिंग रेजेंट निकालना यहां पर तो बड़ा आसान है, कुछ जगहों पर जब ज्यादा रिएक्टेंट आ जाते हैं तो लिमिटिंग रेजेंट निकालने में तकलीफ होती है। मैं अभी तुम्हें एक चुटकियों वाला मेथड बताता हूं लिमिटिंग रेजेंट निकालने का। तुम्हें इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा कि हम इतने तुम इतने बचे हम उतने बचे, कुछ नहीं करना, खट से लिमिटिंग रेजेंट आ जाएगा। अभी करते हैं जरा इस बात को, ठीक। बहरहाल यहां तो मेरे ख्याल से आसान है समझना कि 2 मोल निपटाने के लिए 3 मोल बी चाहिए, बी आपने 3 लिया नहीं, बी आपने कम लिया है, इसका मतलब बी खत्म हो जाएगा, बी खत्म हो जाएगा तो बी लिमिटिंग होगा। अब मैंने बी से पूछा कि भाई जल्दी बताइए आंसर क्या है, तो बी क्या बोलेगा? अगर मेरे 3 मोल होते, जरा सोच समझना, प्रोडक्ट की एनालिसिस की बात कर रहा हूं, एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट। कैसे लिखा जाए प्रोडक्ट की एनालिसिस? अगर मैं प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा कि 3 मोल्स ऑफ बी विल फॉर्म कितने? 4 मोल्स ऑफ सी अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर बी के 3 मोल होते तो सी के 4 बनते, अगर होते तो। ठीक, मैंने कहा ठीक है, नहीं है। अगर 1 होता तो क्या बता? अगर 1 होता तो सी के 4/3 बनते। लेकिन क्या 1 दे रखा है मैंने ना? मैंने बी तो कितना दे रखा है? 2 मोल। बी के 2 मोल दे रखे हैं, यानी अगर आपके 3 मोल होते तो आप 4 बनाते, आपका 1 मोल होता तो आप 4/3 बनाते, लेकिन आपके 2 मोल है तो आप कितने बनाएंगे? 8/3।
यानी अल्टीमेटली सी के आपको 8/3 मोल्स मिलेंगे। सोचो अगर मैं उस बेवकूफ आदमी से पूछता, वो झूठे आदमी से, ए से, वो क्या आंसर देता था देखना। अगर मेरे दो होते, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर मेरे दो होते तो तुम्हारे चार बनाता। मेरे हैं कितने? मैंने कहा तुम्हारे दो ही तो हैं। कह रहा फिर तो चार बनेंगे। अरे वो बेवकूफ बना रहा है, वो चार तब बनते जब ए पूरा खत्म होता। ए पूरा खत्म ही नहीं होगा तो उससे क्यों पूछ रहे हो तुम? हमें किससे पूछना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट्स। सब लोग इस बात को समझ लेते हैं, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत क्लियर है। सबसे पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालूंगा। अगर एक सवाल में एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को प्रोसीड करने से पहले कि इन दोनों, तीनों, चारों जो भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, इनमें से कौन सा वो आदमी है जो लिमिट में दिया गया है। जो लिमिट में दिया गया है उसके चरणों में जाके बैठ जाओ, जो पूछना है उससे पूछो। किसी से पूछोगे तो गलत बताएगा, बस समझ लेना। अब सर एक चीज और बता दीजिए, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आसान था, हमने निकाल लिया। ये और बता दीजिए कि अगर कई रिएक्टेंट्स गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे प्रिडिक्ट करेंगे आप? तो मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है यार, देखिए क्या करना है। मान लीजिए, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक रिएक्शन है 2A प्लस B प्लस 3C प्लस 2D प्लस 5E gives 6F प्लस 2G। ये ऐसी एक बड़ी सी रिएक्शन लिख दी। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए तुम्हारे सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है, मेरे पास ए के 5 मोल हैं, बी के 2 मोल हैं, मेरे पास हैं जो मैं लेके आया हूं, जितने थे मैं ले आया। सी का मेरे पास 8 मोल है, डी के मेरे पास 4 मोल हैं, और ई भी मुझे दिया गया है, ई के मेरे पास सपोज 15 मोल। ये सवाल दे रखे हैं, यानी दिस इज अ इक्वेशन जिसको एनालाइज करना है, और उस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के ये मोल्स दे रखे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बता दीजिए, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ F एंड G फॉर्म। ये सवाल। अब इसमें देखो, तो एक थोड़ी सी, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, उनको यहां पर थोड़ी सी तकलीफ आती है, इसलिए मैं उनको डाउट क्लियर करना चाह रहा हूं। सीधी सी बात है, वो ये है कि अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दे रखी, और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको ये एनालाइज करना है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो उस केस के लिए बड़ा सीधा सा काम है। आप सबसे पहले, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ता है। अब देखो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है कि सर वो मेरे इतने होते तो आपके इतने से रिएक्ट करता, आपके उतने से रिएक्ट करता, यहां तो 5-5 लोग हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं बचूंगा या आप बचेंगे, या आप लिमिटिंग होंगे या मैं लिमिटिंग होऊंगा? उसका करने का तरीका बड़ा आसान। वो तरीका यह है कि आप सबसे पहले कॉपी के कोने में जाइए, बिल्कुल रफ पोर्शन निकालिए, और उस रफ पोर्शन पर एक काम कर लीजिए, जितने मोल्स गिवन हैं सब्सटेंस के, उसको उस सब्सटेंस की स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल समझना, एक बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना आपको। यानी आप सबसे पहले कोने में जाइए कॉपी के, और अब आप एक काम करिए कि मैं जिस सब्सटेंस, जैसे ए सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस के मोल्स कितने गिवन है? 5। तो ए सब्सटेंस के अगर 5 मोल्स गिवन है, तो इसके 5 मोल्स को इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। यानी मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये करते हैं सबसे पहले, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बताइए ए के लिए मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा? 5/2, 5 मोल्स दे रखे हैं, और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। बी के लिए कितना होगा? 2/1। सी के लिए कितना होगा? 8/3। बी के लिए कितना होगा? 4/2। ई के लिए कितना होगा? 15/5। इन सब लोगों के लिए मैंने मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल लिया। इन सब में सॉल्व करके जो नंबर सबसे छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट। बात खत्म। सब लोग समझे जरा, इन सबको सॉल्व करते हैं, इन सबको सॉल्व करके जो भी सबसे छोटा नंबर निकल के आएगा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और सबसे छोटा नंबर 7 समझ में आ रहा है, ये 2.5 होगा, बड़ा होगा, ये एक तो 2/1 आ रहा है,
और एक 4/2 आ रहा है। यही दोनों नंबर 2, दिस इज 2, दिस इज 2, यही दोनों नंबर सबसे छोटे नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन में बी भी लिमिटिंग रिएजेंट है और डी भी लिमिटिंग रिएजेंट, दे बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। और बाकी जितने 3 बच गए वो सब एक्सेस रिएजेंट है, उनसे बिल्कुल मत पूछना। जो भी पूछना इन दोनों में से किसी से भी पूछ लेना, आंसर सही आएगा, क्योंकि इनके मरते ही प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। इसलिए यही बताएंगे कि जब ये मर रहे थे तो इन्होंने फाइनली प्रोडक्ट कितना बनाया। समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को ये बात समझ में आई कि कैसे निकाला जा रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए बहुत सीधी सी कहानी है। आपके पास अगर 2 से ज्यादा या 2 रिएक्टेंट हो तो आप सबसे पहले गिवन मोल्स को उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। रफ कॉपी में उल्टा मत करना, कुछ बच्चे जल्दबाजी में उल्टा कर लेते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोल कराते हैं, सब गलत हो जाएगा। मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो भी नंबर सबसे छोटा है उसको टिक कर लो, बस वही लिमिटिंग। और जैसे ही लिमिटिंग पता चले पैरों में जाके बैठे, बस खत्म हो गया, जो करना। अब बताओ सर एफ कितना बनेगा, जी कितना बनेगा, सब निकाल लेंगे सर, अब तो कुछ करना ही नहीं है। आप ये बताइए कि अगर मुझको एफ का अमाउंट निकालना है तो कौन आंसर बताएगा एफ का अमाउंट? लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है सर? बी भी है और डी भी है, तो चाहे बी से पूछ लो चाहे डी से पूछ लो, आंसर सेम आएगा, कुछ करना ही नहीं। अब कैसे निकाला जाए? बी से पूछते हैं जरा, क्या कहेगा जरा बी बताओ। अगर मेरे 1 है, अगर मेरे 1 होते तो तुम्हारा 6 बनाता। समझ में आ रहा है? अगर मेरे 1 होते तो तुम्हारे 6 बनाते, लेकिन मेरे हैं कितने बी के? 2, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे 12 बनाऊंगा। आ गया। यानी अगर मुझे एफ की एनालिसिस करनी है, एनालिसिस ऑफ एफ कैसे करें? बी के अकॉर्डिंगली 1 मोल ऑफ बी विल फॉर्म 6 मोल्स ऑफ जी। ये इक्वेशन कहती है, ये सवाल नहीं कहता। ये सवाल में क्या दे रखा वो छोड़ो, इक्वेशन क्या कहती है? अगर मेरे 1 तो तुम्हारे 6 बनाऊंगा, लेकिन मेरे हैं कितने? 2 है। तो अगर 1 6 बनाता है तो 2 कितने बनाएंगे? 12। यानी अगर 2 मोल होते तो 12 मोल बनाते। ये जी का आंसर आ गया। सेम आंसर तुम एफ से भी निकाल सकते हो। अगर मेरा 1 है तो तुम्हारे नहीं, ये एफ होगा ना, इसको एफ करो यार। ये अब यही अगर आपको जी के लिए निकालना है तो आप जी के लिए भी निकाल सकते हैं। जी के लिए कैसे निकालेंगे? मेरा 1 आपके 2 बनाते हैं, मेरे 2 हैं तो आपके 4 बनाएंगे, तो 4 आ गया एफ का जी के एनालिसिस। सब लोग समझ पा रहे हैं? यानी बहुत सीधा है, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। एफ को भी लिख सकते हैं और जी का भी अमाउंट निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर लिमिटिंग रेजेंट तो आपका ये भी था डी, आप डी से आंसर क्यों नहीं निकाल रहे? अरे आप डी से आंसर निकालिए तो भी सेम आएगा। कैसे? अगर मेरे 2 होते, अगर 2 होते, है नहीं होते, तो तुम्हारा कितना बनता? 6। मेरे हैं कितने डी के? 4। तो अगर 2 से 6 बनते हैं तो 4 से दुगने 12 बनेंगे। ये 12 अब भी आ रहा है, 12 तब भी आएगा, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट तो हमेशा आंसर सही बताएंगे, एक्सेस रेजेंट हमेशा झूठ बोलेंगे। सबको यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? ये यहां पर एक एनालिसिस और करते हैं। वो एनालिसिस क्या है? वो एनालिसिस ये है कि सर ये बताइए कि इसमें एक्सेस रिएजेंट कौन कौन से लोग हैं। तो ये सारे एक्सेस रिएजेंट है। आप देखिए ये भी एक्सेस रिएजेंट है, आपका सी भी एक्सेस रिएजेंट है, आपका ई भी एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब ये हुआ अगर ये सारे एक्सेस रिएजेंट हो, इसका मतलब ये तो बच जाएंगे। अब ये अगर बच जाएंगे तो कितना बचेंगे ये भी बता दीजिए। तो मैं किसी एक के सिर्फ किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी दोनों लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट्स की एनालिसिस तुम खुद करके देखना, ठीक? मैं एक के बारे में बात कर रहा हूं। एक के बारे में क्या बात चल रही है कि अगर सपोज मुझसे पूछा जाए कि जो हमारा ए है वो कितना बच गया, तुम बताओ ये कौन बताएगा कि ए कितना बच गया? ये वही तो बताएगा जो ए को खा रहा था। कौन खा रहा था ए को? लिमिटिंग रेजेंट। मैंने लिमिटिंग रेजेंट से पूछा सर जी आप बता दीजिए ए कितना बचा। वो कह रहा देखो ऐसा है यार, जब मैं आखिरी सांसें ले रहा था मुझे क्या पता कितना ए बचा यार, मैं तो मर चुका ना यार, मुझे क्या पता ए कितना बचा है, तुम जाके पूछ लो। मैंने कहा नहीं नहीं आप ये मत बताइए कितना बचा, आप ये तो बता सकते हैं कि जब आप आखिरी सांसें ले रहे थे तो ए कितना खा गए थे, क्योंकि जितना आप खा गए थे उसको इनिशियल अमाउंट से माइनस करके मैं बचा हुआ ए निकाल लूंगा। आप सिर्फ ये बताइए खाया कितना आपने। उसने कहा हाँ ये बता सकता हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मैं मरते मरते कितना ए खा गया। कैसे बताएगा जरा वो देखो, बड़ा आसान है। ए से पूछते हैं जरा, अब लिमिटिंग रेजेंट से पूछते हैं जरा। ये बी है, बी लिमिटिंग रेजेंट है। क्या बोलेगा? अगर मैं 1 होता ना, अगर मैं 1 होता तो तुम्हारे 2 मोल खा जाता। देख रहा है बैलेंस इक्वेशन? अगर मैं 1 होता तो तुम्हारे 2 मोल खा जाता। आप हैं कितने सर?
मैं तो 2 मोल हूं। तो अगर मैं 1 होता तुम्हारे 2 खा जाता, तुम्हारे, क्योंकि मेरे 2 लिए गए हैं इसलिए तुम्हारे 4 खा जाऊंगा। बताओ सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं एनालिसिस करूं एक्सिस रिएजेंट की, इसी में एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं। अगर मैं एक्सिस रिएजेंट की एनालिसिस करूं, सिर्फ एक एक्सिस रिएजेंट की एनालिसिस कर रहा हूं मैं, एनालिसिस ऑफ एक्सिस रिएजेंट, और वो भी कौन सा? ए की बात कर रहा हूं। तो कैसे आंसर, मतलब तुम लोग इस बात को समझने की कोशिश करना यार। अगर तुम्हें लिमिटिंग रेजेंट निकालना आ गया ना, तो सारे आंसर लिमिटिंग रेजेंट देगा, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सीधे सीधे आंसर। कैसे? अब ए की एनालिसिस करते हैं। ए की एनालिसिस बी करके देगा, क्या बोलेगा कि क्या इक्वेशन थी यार हमारे पास अभी? बी का अगर 1 मोल होता तो ए के 2 मोल कंज्यूम होते, ठीक है। यानी बी का अगर 1 मोल होता हमारे पास, यानी मेरे पास बी का अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ बी विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ ए। अगर बी 1 मोल होता तो 2 मोल खा जाता, लेकिन है कितना है? हमें बी दिया कितना गया? बी तो 2 मोल दिया गया। अगर बी 2 मोल दिया गया तो ए का कितना खा जाएगा? वो 4 मोल। यानी 2 मोल्स ऑफ बी विल कंज्यूम 4 मोल्स ऑफ ए। ये जो 4 मोल्स हैं ये कंजम्पशन है, समझना इस बात को। ये लेफ्ट अमाउंट नहीं है, दिस इज कंज्यूम्ड अमाउंट। दैट मींस कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मोल। इनिशियल अमाउंट कितना था? इनिशियल अमाउंट मेरे पास 5 मोल था। तो फिर लेफ्ट अमाउंट कितना होगा? लेफ्ट अमाउंट होगा 5 माइनस 4, दैट इज 1। यानी एक्सेस रिएजेंट बड़ा क्लियर है। एक्सेस रिएजेंट में कुछ भी नहीं करना। एक्सेस रिएजेंट में आप सबसे पहले देखो, जो भी कुछ करना लिमिटिंग रिएजेंट को करना है। आप लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट की एनालिसिस भी करवाते हैं, मेरे इतने आपके इतने बनाएंगे, मेरे इतने आपके इतने बनाएंगे। और एक्सेस रिएजेंट की एनालिसिस भी लिमिटिंग रिएजेंट करता है। कैसे? अगर मैं इतना होता तो आपका इतना खा जाता, मैं इतना हूं तो आपका इतना खा जाऊंगा, आप लिए इतने गए थे, इतना मैं खा गया, दोनों को माइनस कर दो, आपको लिमिटिंग रिएजेंट से एक्सेस रिएजेंट की एनालिसिस देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहां पर सी भी एक लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट था और एक शायद नीचे वाला भी लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट था। अब घर में इन दोनों एक्सेस रिएजेंट जो बच गए, ये तो ए है, और भी 2 एक्सेस रिएजेंट्स हैं, उनकी एनालिसिस भी एक बार करके देख लेना। हम और भी क्वेश्चंस करते हैं, अब इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल करते हैं जरा फटाक से, एकदम बिल्कुल आसान सवाल एकदम। इसमें तुम खुद देखना कि सर ये लिमिटिंग रिएजेंट का तो सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है सवाल? दिखाई दे रहा है। What volume of O2 is required at STP for complete combustion? That means ये तो बहुत सीधी सी एक केमिकल इक्वेशन है जिसकी एनालिसिस करनी है। O2 को यूज करना है, कितना O2 यूज करेंगे STP पर ताकि वो 1 मोल C5H10 को कंज्यूम कर ले, कंबस्ट कर ले। तो ये तो बड़ा आसान सवाल लगता है यार। इसमें करना यही है कि आप सर जब आप किसी केमिकल इक्वेशन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कितना चाहिए, कितना बनेगा, कितना रहेगा, तो आपको केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके हम अपना सारा कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कुछ करना ही नहीं। आप देखिए, सबसे पहले C5H10 ले लेते हैं, और क्योंकि इसके कंबशन की कहानी चल रही तो इसको कंबस्ट कर देते हैं। और हमें सबको पता है हाइड्रोकार्बन के कंबशन से हमेशा CO2 और H2O बनता है, हमेशा। चाहे वो सवाल में बता रहा है या नहीं बता रहा है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन करते हैं तो आपको CO2 और H2O देखने को मिलेगा। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए। अब इसमें देखो थोड़ा सा रहता है कि सर इसको बैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहां 5 लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अदरवाइज एक तरीका भी है, तुम चाहो तो उसको भी ध्यान कर सकते हो। किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन के बैलेंसिंग, जनरल बैलेंसिंग इक्वेशन वो ये होती है, x + y/4O2 gives x CO2 + y/2 H2O।
ये एक जनरल बैलेंस इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन CXHY जनरल, तो O2 की जो बैलेंसिंग आएगी वो आएगी x प्लस वाई बाई फोर। ये y बाई फोर अलग है x से, पूरे का 4 नहीं है, पूरे का डिवीजन नहीं है, ठीक। तो x प्लस वाई बाई फोर, और CO2 की जो बैलेंसिंग आएगी वो x आएगी, और जो H2O की बैलेंसिंग आएगी वो y बाई 2 आएगी। ये x और y आपको सवाल में दे दिए जाएंगे। जैसे देखिए, इसको ऊपर से कंपेयर करके देखो जरा, व्हाट इज x? 5। व्हाट इज y? 10। तो इसका मतलब ये हुआ O2 की जो बैलेंसिंग आएगी वो आएगी 5 प्लस 10 बाई 4, यानी 5 प्लस 10 बाई 4 का मतलब है 5 प्लस 2.5, 7.5, यानी 15 बाई 2 आ गया। जो CO2 की बैलेंसिंग आएगी वो कितनी आएगी? x, और x की वैल्यू कितनी है? 5, यानी अगर x की वैल्यू 5 है तो CO2 के आगे 5 आ जाएगा। ये बैलेंस हो गया। पानी की बैलेंसिंग कर लेते हैं, हालांकि पानी तक की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पानी की बैलेंसिंग आएगी y बाई 2 से, और y की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये y बाई 2 से आ गया आपका 5। कितना आ रहा है? 10 बाई 2, दैट इज 5h2। अब देख लीजिए, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आसानी से अब आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ना हमें आता है। पढ़ा कैसे जाता है? मेरा 1 मोल O2 के कितना है, 7.5 मोल के साथ कंबस्ट होगा तो CO2 का 5 और पानी के 5 मोल बनाएगा। खत्म हो गया, इतना सा सवाल। यानी अगर C5H10 का 1 मोल होता तो O2 के कितने मोल यूज होते बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली? 7.5 मोल। तुम्हारे पास कितने मोल है C5H10 के? हमारे पास C5H10 का 1 ही मोल, तो 1 मोल C5H10 है मेरे पास। अगर मेरे पास 1 मोल C5H10 है तो कितने मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी? देख लीजिए आप। सर 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 मोल C5H10 15 बाई 2 मोल्स O2 को कंज्यूम करेंगे, यानी फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10 वी नीड 15 बाई 2 मोल्स ऑफ O2। दिस इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने कहा भाई ये तो इक्वेशन कहती है, आप बताइए तुम्हारे पास C5H10 कितना है? वो कह रहा देखिए C5H10 1 मोल ही है। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, 1 मोल है तो 15 बाई 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ये आंसर आ गया। लेकिन कह रहा नहीं सर सुनिए, तो मुझे O2 का वॉल्यूम चाहिए एसटीपी पर, मोल नहीं चाहिए। वाई मैप, जब मोल पता होते हैं एसटीपी पर तो वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट विल बी 15 बाई 2 इंटू 22.4 लीटर। दिस शुड बी द आंसर। 168 बिल्कुल सही। जो मैथ्स की क्लास होगी वो 145 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो एक लंच ब्रेक तुम्हें दिया जाएगा। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कि हमें लंच ब्रेक चाहिए, भूखे बैठे हम। बहरहाल जो भी है, तो एक लंच ब्रेक होगा तुम्हारा, फिर 145 से आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। अब ये जो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। इस मोल कॉन्सेप्ट पे अब धीरे धीरे करके चीजों को मुश्किल करना स्टार्ट करेंगे, और फिर इसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर यूज कर लेंगे। तो कल की क्लास में हमें कुछ 2-3 सवाल और डिस्कस करेंगे, कुछ आज डीपीपी में भी तुम्हें मिल जाएंगे, उसको यूज करेंगे, और फिर कल की क्लास में कोशिश करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी इंकॉर्पोरेट करें, और फिर मिलकर मोल कॉन्सेप्ट के सवालों को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं। सब लोग भाई पढ़ते रहे, जिन लोगों को आता है ये बहुत बेसिक चीजें ही चल रही हैं। हम बिल्कुल भी हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सर बम फोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है इसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जिसके अंदर थोड़ी सी चीजें मुश्किल लगेंगी हर बच्चे को, एंड दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो हम इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जो जिस लेवल पर हमसे पूछा जाता है उस लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, और ये हर बच्चे को समझ में आएगा। तो जिसको आता है वो ये ना सोचे कि सर स्पीड फास्ट करिए, है ना। जिसको आता है वो चुपचाप अपना आप कुछ पढ़ता रहे, कुछ करता रहे, कुछ सॉल्व करता रहे, कोई कहीं से सवाल निकालता रहे। इसको जरूरी नहीं है कि वो आने वाला बच्चा अपना टाइम वेस्ट करे चैट बॉक्स। और जिसको नहीं आता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगी ना यार, जिसको आता है वो तो लिख देगा सर स्पीड 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 स्पीड, और जिसको नहीं आ रहा है वो कहेगा सर स्पीड में आ गए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हमसे कहा गया था बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए। तो इसलिए बहुत बेसिक लेवल से कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि अब क्योंकि चीजें थोड़ी तेज होने लगेंगी, है ना, थोड़ा सा तो तेज चलेंगी, तो तुम लोगों को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करो, अपने आप पढ़ाई करने का कोशिश करो, समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। तो अब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हो गया, इसके 2-3 सवाल 2-4 सवाल और करेंगे, और उसके बाद फिर सीधे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आएंगे, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फिर इस मोल कॉन्सेप्ट के एनालिसिस में कैसे यूज किया जाता है उसको भी देखें। तो आज जो है आज इतना ही करते हैं, और फिर कल की क्लास में दोबारा मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।
मैथ्स की क्लास 145 पे है भाई, है ना, सब लोग को ये बता दिया गया है, मैथ्स की क्लास 145 पे है। थैंक यू सो मच। खूब मेहनत करो भाई, खूब जम के पढ़ाई करो।